काय केलं काय गेलीच नाही बाहेर कुठं तर बोलले ना Hello everyone. Good evening. Am I audible, guys? हेलो हेलो Yes, sir. Okay. यस सर ठीक है. So चलिए लास्ट सेशन में क्या डिस्कस किया था उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं विदिन 5 मिनट एंड देन फिर आज जो रिमेनिंग टॉपिक था हमारा कल का उसे आज कंप्लीट करते हैं. ओके तो ठीक है. तो अभी कितने लोगों ने ज्वाइन किया है? जस्ट 1 मिनट. ओके सो जो होम्योपैथी के स्टूडेंट्स हैं प्लीज आप आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मैसेज डाल दीजिए दैट सेशन विल स्टार्ट. ओके और अगर आप जो फ्री स्टूडेंट्स हैं उनका भी अगर कुछ होगा व्हाट्सएप ग्रुप है तो आप भी आपके फ्रेंड्स को मैसेज डाल दीजिए कि ज्वाइन कीजिए सेशंस को. ठीक है. यस तेजस कुछ डाउट है आपको? नो सर ओके ओके ठीक है चलेगा. सो स्टार्ट करते. जस्ट 1 मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं. ओके स्क्रीन विजिबल है सबको? यस एवरीवन. यस ओके चलिए. सो लास्ट सेशन में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था दैट इज HTML फॉर्म एंड देन HTML फॉर्म का मेन पर्पस होता है कि आपको यूजर से इनपुट कलेक्ट करना है और उसी यूजर से लिए हुए इनपुट को क्या करना है, सिंपल आपको सर्वर प्रोसेसिंग पे भेजना है. ओके सो दिस इज सिंपल HTML फॉर्म. ओके सो जितने भी आप वेब एप्लीकेशन देखते हो, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम हो गया, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, या कोई भी फेसबुक हो गया, या कोई भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओके जैसे Naukri.com हो गया, तो वहां पर जब आप फर्स्ट टाइम अकाउंट क्रिएट करते हो तो वो आपको सारे डिटेल्स पूछता है. फॉर एग्जाम्पल आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एज, ओके देन उसके बाद जेंडर, देन आपका नाम, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर, ओके व्हाट्सएप नंबर. ये सारे डिटेल्स क्या करते हैं जब आप कहीं पर लॉग इन करते हो तो सबसे पहले आपको पहले आपका अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है एंड अकाउंट क्रिएट करने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, उस अकाउंट को या उस वेब एप्लीकेशन को आप यूज कर सकते हो. सो फॉर एग्जांपल Naukri.com है या LinkedIn है तो वहां पर आप क्या करेंगे, सिंपल आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करेंगे. देन जो एप्लीकेशन है ओके जो एप्लीकेशन बनाया है, जो भी उनका डोमेन है, वो क्या करेंगे, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को क्या करेंगे, वो उस इन्फॉर्मेशन को बैकएंड की हेल्प से डेटाबेस में स्टोर करेंगे. ओके ताकि जब भी आप नेक्स्ट डे लॉग इन करोगे या 3-4 दिन बाद लॉग इन करोगे तो आपको आपका ईमेल एंड पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा एंड आफ्टर प्रोवाइडिंग ईमेल एंड पासवर्ड अगर वो मैच होता है तो आप क्या कर सकते हो, लॉग इन कर सकते हो. अदरवाइज अगर आपका ईमेल एंड पासवर्ड रॉन्ग है, दोनों में से एक भी अगर रॉन्ग है तो आप क्या नहीं कर पाएंगे, लॉग इन वगैरह नहीं कर पाएंगे. ठीक है. तो उसके लिए क्या किया जाता है, आपसे एक पहले से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दिया जाता है और वो जो आप यूजर इनपुट प्रोवाइड करते हो वो डेटाबेस पे हम स्टोर करते हैं. ओके अब ये जो वैलिडेशन है या जो भी लॉगिन आपको करना है, इट्स अ पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट. ओके वो जावास्क्रिप्ट में भी होता है, वो बैकएंड किसी और लैंग्वेज में भी होता है. ठीक है. बट करंटली आप क्या कर रहे हो, करंटली आप HTML सीख रहे हो तो HTML में सिर्फ हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं. ओके कहीं पर हम लॉगिन फॉर्म बना सकते हैं बट वो लॉगिन की जो फंक्शनैलिटी है कि आपका लॉगिन हुआ, सक्सेसफुली लॉगिन हो गया, वो हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते. उसके लिए फिर आपको जावास्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं. बट करंटली वी आर जस्ट क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर एंड देन अगर आप CSS यूज करोगे तो CSS का यूज करके आप उसी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है. तो उसमें से हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था आपका फॉर्म टैग और इस फॉर्म टैग के अंदर कुछ इनपुट टाइप्स हमने कल डिस्कस किए थे. ओके अब कौन कौन से इनपुट टाइप हमने डिस्कस किए थे तो डिपेंड करता है कि आप क्या क्या इनपुट यूजर से लेना चाहते हो. तो सबसे पहले यहाँ पे आता है, अगर आपको यूजर से नेम लेना है तो यहाँ पे हम इनपुट टाइप
टेक्स्ट लेते हैं, ओके। ये बाय डिफॉल्ट ही होता है। मींस अगर आपने इनपुट लिख दिया, इनपुट टैग अगर आपने लिख दिया और अगर आपने वहां पे कोई टाइप नहीं इंप्लीमेंट किया तो बाय डिफॉल्ट वो टेक्स्ट फॉर्मेट का ही क्या करता है, आपके इनपुट टाइप यूज करता है। बट आपको स्पेसिफाई करना जरूरी होता है कि आप कौन सा टाइप यूज करने वाले हो, एंड देन वी आर यूजिंग टेक्स्ट टाइप बिकॉज मुझे यहाँ पे टेक्स्ट एक्सेप्ट करना है। अब सिंपल सी बात है कि अगर आपने इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप यहाँ पे नंबर्स वगैरह टाइप नहीं कर सकते हो, ओके। सो अगर आप टेक्स्ट लेते हो तो आप यहाँ पे लेटर भी टाइप कर सकते हो, नंबर भी टाइप कर सकते हो, स्पेशल कैरेक्टर भी टाइप कर सकते हो, ओके। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि सिर्फ टेक्स्ट लिखा तो हम टेक्स्ट ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं। आप यहाँ पे अल्फान्यूमेरिक वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हो। सेम फॉर ईमेल, ईमेल लिखा है तो यहाँ पर हम कुछ भी इस तरह से टाइप कर सकते हैं, ओके। उसके अंदर कोई इशू नहीं है। बट अगर आपको वैलिडेट करना है तो जो इनपुट टाइप ईमेल है ये वैलिडेट करेगा कि आपका जो डेटा है आपने इस इनपुट फील्ड के अंदर फिल किया है वो ईमेल फॉर्मेट है या नहीं है। सेम फॉर कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के अंदर भी आप अल्फान्यूमेरिक डेटा लिख सकते हो, बट अगर आपने यहाँ पे पैटर्न सेट किया है तो आपको यहाँ पे जो पैटर्न है वही क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे सारी चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इस तरह से इनपुट टाइप टेक्स्ट हमने देखा था, इनपुट टाइप ईमेल देखा था, इनपुट टाइप टेल देखा था। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल जेंडर मुझे सिलेक्ट करना है, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ इसे जेंडर के लिए यूज किया जाता है। अगर आप चाहते हो कि मल्टीपल ऑप्शंस में से आपको एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ओके, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इनपुट टाइप रेडियो का यूज करते हैं। तो सिर्फ इनपुट टाइप रेडियो ही एक अकेला है क्या जो हम मल्टीपल ऑप्शन में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, नहीं। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, वो आज हम देखने वाले हैं, ओके। बट करंटली हमने यहाँ पे इनपुट टाइप रेडियो देखा। इनपुट टाइप रेडियो का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल जेंडर के लिए आपने यहाँ पे अप्लाई किया है तो इसमें से आपको जो भी जेंडर चाहिए वो आप यहाँ पे आपके हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट वगैरह कर सकते हो। जस्ट वन थिंग आपको यहाँ पे रिमेम्बर करनी है, एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप इनपुट टाइप रेडियो यूज करो, ओके, तो वहां पर जो नेम एट्रीब्यूट होता है, अब नेम एट्रीब्यूट का काम क्या होता है, जो भी यहाँ पे यूजर ने इनपुट डेटा को लिखा है उस डेटा को होल्ड करना, ओके। तो ये आपके उस इनपुट फील्ड को बताता है कि इसमें इस टाइप का डेटा जो है वो आप होल्ड करने वाले हो। एंड देन आपने क्या किया, यहाँ पे जब इनपुट टाइप रेडियो यूज किया तब आपने यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट के अंदर सेम वैल्यू लिखी, भाई बिकॉज आपको जेंडर के अंदर फीमेल, मेल या अदर इन तीनों में से एक ही वैल्यू प्रोवाइड करना है, ओके। सो जब आप यहाँ पे नेम में सेम वैल्यू लिखते हो, अब जेंडर लिखो, एबीसी XYZ जो लिखना है आप लिख सकते हो, ये आपका चॉइस है। बट मुझे जेंडर अगर एक्सेप्ट करना है तो मैं यहाँ पे सिंपल जेंडर लिखूंगा, ओके। एंड देन यहाँ पे प्रोवाइड करने के बाद सिंपल देखिए आप इन तीनों में से एक ही ऑप्शन को क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। बट जब आप इनपुट टाइप रेडियो यूज करते हो, जब आप इनपुट टाइप रेडियो यूज करते हो तो इसके साथ आपको एक और एट्रीब्यूट यूज करना पड़ता है, वो होता है इनपुट आपका यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट, एंड देन यहाँ पे आप वैल्यू लिखते हो फीमेल। सो ये वैल्यू एट्रीब्यूट सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब तक आप वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं लिखोगे तो इस बटन पे क्या वैल्यू आपको एक्सेप्ट करनी है वो आपको समझ में नहीं आएगा, या आप डेटाबेस में उसे स्टोर नहीं कर पाएंगे। इस ऑप्शन पे कौन सी वैल्यू सेट होनी चाहिए डेटाबेस में वो आप यहाँ पे इस वैल्यू एट्रीब्यूट से डिसाइड कर सकते हो, ओके। एंड देन हमने यहाँ पे फीमेल एंड मेल एंड अदर इस तरह से अपने वैल्यूज को यहाँ पे प्रोवाइड किया था, एंड देन ये इनपुट टाइप हमारा रेडियो हो गया, ओके। उसके बाद सिंपल देखिए यहाँ पे आपने क्या किया था, यहाँ पर आपको अगर क्या करना है यूजर से, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे मल्टी लाइन का डेटा लेना है, मल्टी लाइन डेटा, नॉट अ सिंगल लाइन, ओके। आप सिंगल लाइन का डेटा लेना चाहते हो वैसा भी कर सकते हो। इफ यू वांट टू टेक मल्टी लाइन डेटा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे इस तरह से टेक्स्ट एरिया टैग का यूज कर सकते हो, ओके। एंड टेक्स्ट एरिया टैग की जो साइज है अगर आपको उसे फिक्स करना है तो सिंपल आप क्या करेंगे, यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स यूज करेंगे, कॉल्स एंड रोज, ओके। फॉर एग्जांपल रोज में यहाँ पे 5 कर देता हूँ ताकि हाइट काफी ज्यादा है तो हमने इसको कम कर दिया। विड्थ आप क्या कर सकते हो, विड्थ को मैनेज करने के लिए आप यहाँ पे कॉल्स यूज कर सकते हो, ओके। तो इस तरह से रोज एंड कॉल्स यूज करके आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट एरिया टैग जो है उसकी विड्थ एंड हाइट आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, ठीक है। दिस इज टेक्स्ट एरिया टैग। और टेक्स्ट एरिया टैग का काम सिर्फ एड्रेस के लिए नहीं होता है, अगर आपको यूजर से ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है जिसके अंदर वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करे, जिसके अंदर थोड़ा वो डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करे, ओके, तो उस केस के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन टेक्स्ट एरिया टैग का यूज करते हैं। अभी हो क्या रहा है, अब ये जो आपका एंटर एड्रेस है, अब ऑब्वियस है कि ये आपके इनलाइन एलिमेंट है, ओके। तो यहाँ पे लेबल क्या हो रहा है, जो एंटर एड्रेस है ये आपको यहाँ पे बॉटम में विजिबल हो रहा है, ओके। आपको यहाँ पे बॉटम में विजिबल हो रहा है। बट आप चाहते हो कि जैसे कि यहाँ पे फुल नेम यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ईमेल यहाँ पर है, तो आप चाहते हो कि एंटर एड्रेस आपके यहाँ पे टॉप में है, ओके। तो उसके लिए एक CSS प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी और उस प्रॉपर्टी का नाम है वर्टिकल अलाइन। मींस अगर आप चाहते हो कि आपका कंटेंट वर्टिकली अलाइन हो, ओके, तो उसके लिए फिर आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक स्टाइल आपको यूज करना पड़ेगा, ओके। एंड स्टाइल यूज करके फिर आप क्या कर सकते हो, उसे वर्टिकल अलाइन
यूज कर सकते हो। अब करंटली मैं यहाँ पे इनलाइन ही बता देता हूँ आपको, जब हम पूरा एक्सटर्नल सीएसएस यूज करेंगे तब हम इसको कट करके वहां पर पेस्ट कर लेंगे। एंड देन आई एम यूजिंग वर्टिकल अलाइन, और वो वर्टिकल अलाइन हम यहाँ पे टॉप बॉटम यूज कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे टॉप यूज करता हूँ, एंड जैसे हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे देन देखिए आपका जो लेबल आपका यहाँ पे बॉटम में विजिबल हो रहा था वो आपको कहाँ पर विजिबल हो रहा है, वो आपको यहाँ पे टॉप में विजिबल हो रहा है। एंड देन आपको जो भी डेटा है वो डेटा आप आपके हिसाब से यहाँ पे मल्टीलाइन फॉर्मेट में क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, सो इस तरह से आप यहाँ पे डेटा वगैरह प्रोवाइड कर सकते हो। और ये टैग आपको क्या प्रोवाइड करता है, ये टैग आपको स्क्रॉल बार प्रोवाइड करता है इफ अगर आपका डेटा इंक्रीज होता है तो देखिए वहाँ पे ऑटोमेटिक उस स्पेसिफिक विंडो के अंदर आपको यहाँ पे स्क्रॉल बार विजिबल यहाँ पे हो चुका है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसे यूज वगैरह कर सकते हो। ओके, चलिए देन उसके बाद बोलिए सर हम इसको लिमिट में डाल सकते हैं क्या, मतलब कितना डेटा कितने रो में सबमिट करना है इसको कुछ? यस मींस अगर आप चाहते हो कि स्पेसिफिक कैरेक्टर तक डेटा आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो वो लिमिट आप डाल सकते हो। तो उसके लिए फिर क्या होता है, दो एट्रीब्यूट यूज होते हैं, मैक्स लेंथ एंड मिन लेंथ। ओके, तो वो भी हम यहाँ पे यूज करके देखते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल देखिए फुल नेम। अब यू नो दैट कि फॉर एग्जांपल फुल नेम की अगर हम बात करेंगे तो फॉर एग्जांपल किसी ने यहाँ पे फर्स्ट नेम एंटर किया, अगर हम शॉर्टेस्ट नेम की बात करें तो फॉर एग्जांपल ओम, ये एक शॉर्टेस्ट नेम है तो ऑब्वियस है मिनिमम 2 कैरेक्टर का डेटा होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल अली आपने लिखा 3 कैरेक्टर है। ओके, बट मिनिमम आप चाहते हो कि यहाँ पे 2 कैरेक्टर का डेटा आपको स्टोर करना ही है। ओके, तो उसके लिए फिर आप क्या कर सकते हो, इस नेम के अंदर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक इनपुट फील्ड, एक एट्रीब्यूट आप यूज कर सकते हो जिसका नाम है मिन लेंथ। मिन लेंथ की मिनिमम इतने कैरेक्टर होने ही चाहिए। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया मिनिमम लेंथ 3। ओके, सो अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ मैं एक ही लेटर लिखता हूँ और अगर मैं ऐड डेटा पे क्लिक करता हूँ तो अब मुझे यहाँ पे एक वार्निंग आएंगी, प्लीज आप जो यहाँ पे लिखे हो डेटा उसकी लेंथ आपको क्या करनी है, इंक्रीज करनी है। सो दिस टेक्स्ट टू 2 कैरेक्टर और मोर। आपने यहाँ पे एक ही कैरेक्टर यूज किया है, आपको करना क्या है, ये जो आपकी लेंथ है इस इनपुट फील्ड की वो आपने मिनिमम यहाँ पे सेट 2 करके रखी है। तो आपको मिनिमम 2 लेटर तो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने ही है, तब जाके वो एरर आपका ऐसे जाएगा। बट अगर आपने कहीं पर देखा होगा, फॉर एग्जांपल अगर आप IRCTC पे जाते हो, रेलवे का फॉर्म फिल करते हो तो कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर के बाद आप टाइप नहीं कर पाते हो। जैसे यहाँ पे आई थिंक 8 to 10 कैरेक्टर तक की लिमिट वो प्रोवाइड करते हैं आपको। ओके, फॉर एग्जांपल आपका नाम काफी बड़ा है बट वो चाहते हैं कि इतना स्ट्रिंग जो है वो हमारे सिस्टम में स्टोर ना हो, बिकॉज जितना कैरेक्टर आप यहाँ पे लिखोगे उतना उस फाइल का साइज भी बढ़ेगा, उस स्पेसिफिक फाइल का साइज इंक्रीज होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिकली पूरा डेटा डेटाबेस में स्टोर होता है इन केबी फॉर्मेट। ओके, तो जितना बड़ा स्ट्रिंग आप लिखोगे ऑब्वियस है उतना स्ट्रिंग के हिसाब से वो डेटा भी डेटाबेस में स्टोर करेगा। अब जैसे आप लोगों को MySQL पता होगा कि स्ट्रिंग कितना डेटा स्टोर करता है, न्यूमेरिक डेटा कितना स्टोर करता है। ओके, तो कुछ एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं कि जहां पर आपका जो मैक्सिमम लेंथ है, कि मैक्स लेंथ आप क्या कर सकते हो, 10 कैरेक्टर तक डेटा आप टाइप कर सकते हो, मैक्स लेंथ 10 कैरेक्टर। सो अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूं तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो इसके आगे देखिए मैं यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा, भाई बिकॉज मैंने यहाँ पे उसको मैक्स लेंथ 10 करके लिखा है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा विराट। ओके, फॉर एग्जांपल ये 5 कैरेक्टर हो गए एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे कोहली लिखा, तो मुझे आई लिखना है बट हो क्या रहा है कि यहाँ पे स्पेस को कंसिडर करते हुए ये टोटल आपके 10 कैरेक्टर यहाँ पे हो चुके हैं। ओके, सो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ABCDEFGHIJ, ओके, KLM उसका आगे टाइप ही नहीं होगा, व्हाई, बिकॉज आई एम यूजिंग मैक्सिमम लेंथ 10 कैरेक्टर। अगर मैं इसे 15 करूंगा तो 15 कैरेक्टर तक आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अप्लाई वगैरह कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह से यहाँ पे यूज किया। ओके, तो ये हो गए 15 कैरेक्टर। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मैक्सिमम लेंथ एंड मिनिमम लेंथ आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्रोवाइड वगैरह करा सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे एंटर एड्रेस है, ओके, टेक्स्ट एरिया टैग में यूज करके देखते हैं। सो दिस इज टेक्स्ट एरिया टैग। ओके, एक सेकंड। सो मिनिमम लेंथ यूज करके देखते हैं, बट यहाँ पे मिनिमम लेंथ, सो मिनिमम लेंथ में यहाँ पे 2 लिखता हूँ। ओके, एंड देन यहाँ पे हम कुछ डेटा ऐड करते हैं। एक सेकंड, यहाँ पर कुछ ऐड करना पड़ेगा हमको, यहाँ पर ईमेल लेके आना पड़ेगा। सो gmail.com। ओके, वैलिड नंबर कुछ प्रोवाइड कर देते हैं हम यहाँ पे, एंड देन मेल एंड देन ऐड डेटा। ओके, एंड देन देखिए मैंने यहाँ पे मिनिमम कैरेक्टर कितना लिखा है, 2, कि मिनिमम लेंथ 2 होना ही चाहिए। मैंने यहाँ पे एक ही लिखा है, तो क्या हुआ यहाँ पे वो क्या नहीं कर रहा है, उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। सो इस तरह से मैक्स लेंथ एंड मिन लेंथ आप यहाँ पे डिसाइड वगैरह कर सकते हो। आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा जो एड्रेस है वो 30 कैरेक्टर तक होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। ओके, सो विंग नंबर 302, फ्लैट नंबर,
जो भी आपको यहाँ पे लिखना है, आपका सोसाइटी का नाम श्री स्वामी सानिध्य, जो भी आपको यहाँ पे लिखना है, करवे नगर, एड्रेस, पिन कोड वगैरह, वो ऑल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे 30 कैरेक्टर में क्या करना है, कंप्लीट करना है। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लेंथ वगैरह आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो कि इतने कैरेक्टर में ही आपको क्या करना है, आपका डेटा यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो इसके लिए दो एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं, मिन लेंथ एंड मैक्स लेंथ। अब ये हम जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं जब आप रेजिक्स पढ़ोगे, बट करंटली वी आर यूजिंग मिन लेंथ एंड मैक्स लेंथ। चलिए, क्लियर है? यस एवरीवन? सर हाँ यस सर पासवर्ड का कैसे हो सकता है? हाँ, पासवर्ड का भी। अब देखो, पासवर्ड का अगर वैलिडेशन करना है तो उसके लिए फिर आपको जावास्क्रिप्ट यूज करना पड़ेगा। ओके, बट नॉर्मल इनपुट टाइप पासवर्ड आप डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकते हो। उसको वैलिडेशन लगाने के लिए फिर आपको रेजेक्स लिखना पड़ेगा, जिसके अंदर काफी बड़ा एक एक्सप्रेशन आएगा, एंड देन फिर आप आपके हिसाब से एक्सप्रेशन वगैरह क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोवाइड वगैरह कर सकते हो। ओके, चलो अब जो रिमेनिंग इनपुट टाइप है उसके बारे में आज हम कवर करेंगे उसे। तो बटन की भी टाइप आपको पता है, दो टाइप के बटन होते हैं, सर रिसेट। हाँ यस सर एड्रेस में अपन जैसे तालुका जिला ड्रॉप डाउन में लेते हैं, वैसे हाँ भी ले सकते हैं। हाँ यस यस, वो ले सकते हैं। अभी वो सिलेक्ट टाइप वगैरह बताना ही बाकी है, तो आज वही डिस्कस कर रहा है। यस ओके, जैसे मैंने कहा था कि मल्टीपल ऑप्शन में से अगर आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ओके, तो एक मैंने आपको इनपुट टाइप रेडियो बताया, बट इसके अलावा एक और ये होता है कि आप सिलेक्ट टैग यूज कर सकते हो, एंड सिलेक्ट टैग यूज करके आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल ऑप्शन में से एक ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो चलिए उन्हीं नेक्स्ट इनपुट टाइप एंड टैग्स को हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे पासवर्ड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर सिलेक्ट टैग के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो बटन टाइप भी आपको पता है, सबमिट एंड रिसेट। सिंपल डेटा अगर आप जो भी यहाँ पे फिल करोगे, क्लियर करना है, इस पे क्लिक करो, ये ऑल डेटा क्लियर कर देगा। ऐसा नहीं कि इसे सेपरेट करेंगे, इसे सेपरेट नहीं, जितना भी डेटा आपने यहाँ पे लिखा है वो ऑल फील्ड को ही क्लियर करेगा एक साथ। ओके, बट आप चाहते हो कि फॉर एग्जांपल कुछ स्पेसिफिक ही डेटा क्लियर हो, देन वी हैव टू यूज जावास्क्रिप्ट। फिर जावास्क्रिप्ट में आप उसका लॉजिक लिखो कि स्पेसिफिक इस बटन पे क्लियर पे क्लिक करने के बाद फुल नेम या जेंडर या इसमें से कोई स्पेसिफिक फील्ड ही आपका क्लियर होना चाहिए। बट HTML के अंदर क्लियर ऑल डेटा क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल फील्ड को क्लियर यहाँ पे कर देगा। और डेटा का काम है डेटा को सबमिट करना। चलिए, सो नाउ मूव टू इनपुट टाइप पासवर्ड। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, अब जैसे कि आपने यहाँ पे एड्रेस लिखा है, ओके, एक काम कर लेते हैं हम यहाँ पर, इनपुट टाइप ईमेल था, राइट? सो इनपुट टाइप ईमेल, ईमेल के पास मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पासवर्ड प्रोवाइड करा देते हैं। ओके, अब जस्ट हमको वो देखना है, सो आई एम यूजिंग ड्यू टैग हियर। ड्यू टैग हम यहाँ पे यूज करते हैं, देन क्लास हम यहाँ पे यूज करते हैं, एंड देन आई एम यूजिंग पासवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले लेबल क्रिएट करेंगे, सो क्रिएट वन लेबल। ओके, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर पासवर्ड। अब पासवर्ड को हम यहाँ पे वैलिडेशन नहीं लगा सकते, उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। बट यहाँ पर इनपुट टाइप पासवर्ड हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इनपुट टाइप पासवर्ड। ओके, जैसे हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे, देन सी यहाँ पे इनपुट टाइप आपको आपने यहाँ पे यूज किया पासवर्ड। अब जब पासवर्ड के अंदर आप डेटा लिखोगे, ओके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर लगा देता हूँ, इंटर वैलिड पासवर्ड। ओके, मैंने इस तरह से यहाँ पे एक प्लेस होल्डर में मैसेज मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करके दे दिया है। ओके, अब जब हम डेटा क्या करते हैं, पासवर्ड के अंदर लिखते हैं, तो आपको पता है कि जब भी आप पासवर्ड के अंदर कोई भी डेटा टाइप करते हो, ओके, तो होता क्या है, वो डेटा आपको विजिबल नहीं होता है। तो जब मैं इसके अंदर कुछ टाइप करूंगा तो इस तरह से आपको बुलेटेड फॉर्मेट में या पासवर्ड टाइप में क्या होगा, आपको यहाँ पे डेटा विजिबल होगा, दैट इज इनपुट टाइप पासवर्ड। बट कई पर क्या होता है कि जब आप पासवर्ड टाइप करते हो तो यहाँ पे क्या होता है, एक आइकन होता है, उस पर अगर क्लिक करोगे तो ये पासवर्ड आप शो कर सकते हो, और अगर आप उस पर फिर से क्लिक करोगे तो इस पासवर्ड को आप हाइड भी कर सकते हो। सो अगेन वो जो फंक्शनलिटी है वो आप क्या कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट से इंप्लीमेंट कर सकते हो। सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करना होता है, एंड देन आप बेसिक इंप्लीमेंटेशन करके क्या कर सकते हो, पासवर्ड को शो एंड हाइड कर सकते हो। बट अगर आप ये जो फॉर्म है, अगर मैं इसी फॉर्म को कॉपी करता हूँ, इसी फॉर्म को मैंने कॉपी किया, ये URL कॉपी किया, और इस फॉर्म को अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एज में ओपन करते हैं, ओके, इस फॉर्म को हम क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज में ओपन करते हैं, एंड देन अब दोनों में डिफरेंस समझते हैं। ओके, मैंने यहाँ पर इसे ओपन किया, यहाँ पर भी आपके पास इनपुट टाइप पासवर्ड है। देन जब मैं यहाँ पे इनपुट टाइप पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ पासवर्ड टाइप कर दिया, ओके, तो पासवर्ड मैं यहाँ पे शो एंड हाइड नहीं कर सकता, बट सेम फॉर्म मैंने कहां पर ओपन किया, माइक्रोसॉफ्ट एज में ओपन किया है। और अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड टाइप करता हूँ तो देखिए ऑटोमेटिक वहां पे आपको एक आइकन विजिबल हो रहा है, और जब हम इस पे क्लिक करेंगे हम पासवर्ड शो भी कर सकते हैं, पासवर्ड को हाइड भी कर सकते हैं।
अब सेम फॉर्म है, सेम कोड है, तो वो इस ब्राउजर पे डिफरेंट वर्क कर रहा है, इस ब्राउजर पे डिफरेंट वर्क कर रहा है। तो मुझे बता सकता है ऐसा क्यों? यस एनीवन? सेम कोड मैंने यूज किया है, कुछ भी नहीं किया है, सेम कोड कॉपी पेस्ट मैंने किया है, बाकी कुछ भी नहीं, जस्ट मैंने इस फॉर्म को यहाँ पर एच के ऊपर ओपन किया है और इसको हमने यहाँ पे HTML के ऊपर ओपन किया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर? ओके, सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये समझना चाहिए कि जब हम कोई भी HTML का कोड लिखते हैं और वो जब कोड आपके ब्राउजर पे लोड होता है, ओके, जब भी आप कोई HTML का कोड लिखते हो और वो जो कोड है वो जब ब्राउजर पे क्या होता है, सिंपल आपका लोड होता है, ओके। तो होता क्या है, अब ब्राउजर है तो ब्राउजर के अंदर क्या होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंजिन होते हैं, ओके। अब जैसे कि स्टाइल के लिए एक सेपरेटली स्टाइल इंजन होता है, तो उसी तरह से जावास्क्रिप्ट इंजन भी होता है, ओके। तो फॉर एग्जांपल अगर आप ब्राउजर की बात करें तो ब्राउजर के अंदर कोड को रन करने के लिए, ओके, ब्राउजर के अंदर कोड को रन करने के लिए, सो ब्राउजर, एक सेकंड, ओके, सो ब्राउजर यूज जावास्क्रिप्ट इंजन, ओके। किसी भी कोड को रन करने के लिए ब्राउजर क्या करता है, जावास्क्रिप्ट इंजन का यूज करता है, ओके। अब ये जो आपका जावास्क्रिप्ट इंजन है ये हर एक ब्राउजर का सेपरेट सेपरेट इंजन होता है, ओके। अब फॉर एग्जांपल अगर आप क्रोम यूज करते हो, ओके, क्रोम अगर आप यूज करते हो तो क्रोम के अंदर जो जावास्क्रिप्ट इंजन यूज होता है वो होता है V8 इंजन, ओके। सो क्रोम ब्राउजर अगर है, अगर क्रोम ब्राउजर आप यूज कर रहे हो तो उसके अंदर जब आप HTML कोड लिखते हो तो उसके अंदर कुछ जावास्क्रिप्ट की जो फंक्शनलिटी है वो ऑटोमेटिक ट्रिगर करने का काम कौन करता है, JS इंजन करता है। कौन करता है? JS इंजन। और जो आप जावास्क्रिप्ट लिखते हो और जो आपका जावास्क्रिप्ट ब्राउजर पे इंप्लीमेंट होता है तो यही JS इंजन जो होता है ये कोड को एग्जीक्यूट करने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। तो टू एग्जीक्यूट दी जावास्क्रिप्ट कोड, ओके। सो किसी भी ब्राउजर पे जब जावास्क्रिप्ट का कोड आपको विजिबल होता है या जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो तब वहां पर आपको कुछ इंटरेक्टिविटी विजिबल होती है, तो उस जावास्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है? JS इंजन करता है, दैट इज कॉल्ड जावास्क्रिप्ट इंजन। और हर एक ब्राउजर के पास क्या होता है? खुद का एक जावास्क्रिप्ट इंजन बिल्ट इन होता है, ओके। सो ब्राउजर हैज इट्स ओन जावास्क्रिप्ट इंजन बिल्ट इन, जैसे कि क्रोम के पास V8 इंजन है, ओके। अगर हम यहाँ पे एज की बात करें, एज ब्राउजर है, ओके, तो एज ब्राउजर के पास चक्र नाम का इंजन होता है, ओके, चक्र इंजन, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सफारी ब्राउजर की बात करोगे, ओके, जो आई थिंक आईफोन्स में वगैरह होता है, ओके, तो वहां पर होता है जावास्क्रिप्ट कोर इंजन करके, ओके। सो जावास्क्रिप्ट कोर, ओके। सो ये आपके क्या होते हैं? जावास्क्रिप्ट इंजन होते हैं। और ये जो इंजन होते हैं ये पहले से आपके ब्राउजर जब आप इंस्टॉल करते हो तो ऑटोमेटिक वो बिल्ट इन इंस्टॉल हो जाते हैं, ओके। सो इसीलिए क्या होता है कि अगर आपको कभी कभी क्या लगता है इस ब्राउजर पे कुछ अलग बिहेवियर दिखता है, दूसरे ब्राउजर पे जब आपको अलग बिहेवियर दिखता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वन एंड ओनली जावास्क्रिप्ट इंजन, ओके। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जावास्क्रिप्ट इंजन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मोजिला वगैरह जो भी है एक ब्राउजर, ओके, तो उसके अंदर स्पाइडर मंकी होता है, ओके। सो ये कुछ ब्राउजर के नाम है, ओके। तो ऐसे आप जितने भी ब्राउजर के आप नेट पे अगर लिस्ट डालोगे कि कौन कौन से ब्राउजर के अंदर कौन कौन से जावास्क्रिप्ट इंजन होते हैं तो उसकी लिस्ट आपको मिल जाएंगी। बट ये जो जावास्क्रिप्ट इंजन है ये कुछ इंपॉर्टेंट जावास्क्रिप्ट इंजन है, ओके। और सबसे पहला जो जावास्क्रिप्ट इंजन इंट्रोड्यूस किया था वो था स्पाइडर मंकी, ओके। सो जो भी फायरफॉक्स ब्राउजर था या मोजिला का जो भी ब्राउजर था, तो सबसे पहले जो जावास्क्रिप्ट इंजन इंट्रोड्यूस किया गया था, ओके, जब जावास्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था वो था स्पाइडर मंकी। उसके बाद क्रोम आया, क्रोम ने V8 इंजन को इंट्रोड्यूस किया, ओके। और इन सब इंजन में से जो आपका सबसे फास्टेस्ट इंजन है वो है V8 इंजन, ओके। सबसे फास्टेस्ट इंजन है आपका V8 इंजन, ओके। दिस इज फास्टेस्ट जावास्क्रिप्ट इंजन, ओके। और ये 33% फास्टर है अदर जावास्क्रिप्ट इंजन से। और यही रीजन है, अगर मींस यही रीजन है कि जो जावास्क्रिप्ट कोड है आप आउटसाइड द ब्राउजर भी क्या कर सकते हो? रन कर सकते हो, ओके। सो वी कैन रन जावास्क्रिप्ट कोड आउटसाइड द ब्राउजर, ओके। मींस अगर आपको जावास्क्रिप्ट कोड को रन करना है तो आपको यहाँ पे ब्राउजर की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उस कोड को क्या कर सकते हो? टर्मिनल पे या कहीं पर भी आप क्या कर सकते हो? रन कर सकते हो, ओके। सो वी कैन रन जावास्क्रिप्ट कोड आउटसाइड द ब्राउजर विद द हेल्प ऑफ
with the help of Node.js. ओके, Node.js का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो भी आपका कोड है उसको हम क्या कर सकते हैं, आउटसाइड द ब्राउजर रन वगैरह कर सकते हैं. व्हाई? बिकॉज Node.js क्या करता है, V8 इंजन का यूज करता है. बिकॉज Node.js क्या करता है, V8 इंजन का यूज करता है. अब भले ही आपको Node.js के बारे में पता नहीं है, ओके, बट अगर आप चाहते हो कि आपको एक वेबसाइट डेवलप करना है, एक फास्टेस्ट वेबसाइट अगर आपको डेवलप करना है, ओके, और जिसके अंदर आपको मल्टीपल लैंग्वेज नहीं सीखनी है, जैसे आपको जावा नहीं सीखना है, बैकएंड के अंदर पाइथन नहीं सीखना है, आपको एक ही लैंग्वेज पे स्टिक रहना है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, Node.js को सीख सकते हो. बट Node.js को सीखने के लिए आपको फिर जावास्क्रिप्ट आना इंपॉर्टेंट है. ओके, सो जावास्क्रिप्ट को आप कई बार भी यूज कर सकते हो. मींस इतना वर्सेटाइल लैंग्वेज आपको ये जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है. ओके, सो वर्ड में लगभग 66 to 67% डेवलपर जो है पूरे वर्ड में जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का ही यूज करते हैं, फ्रंट एंड के अंदर एंड बैक एंड के अंदर भी. ओके, मींस एक ही लैंग्वेज आपको सीखना है और एक ही लैंग्वेज सीख के आप क्या कर सकते हो, Node.js, Express.js, React.js, ओके, ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सीख सकते हो. React.js के बाद आप Next.js सीख सकते हो. ओके, सो क्यों? बिकॉज आपको जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज आता है, तो ये सारी चीजें आप कवर वगैरह कर सकते हो. हाँ, यस, क्या कर ले? इस माइक को म्यूट कीजिए. ओके, ठीक है. तो दिस इज क्रोम इंजन, दिस इज क्रोम ब्राउजर. ओके, तो ये जो आपको पे डिफरेंस देखने को मिला है, ओके, ये जो आपको पे डिफरेंस देखने को मिला है, ये किसके वजह से मिला? किसका माइक शुरू है? प्लीज माइक को म्यूट कीजिए. ओके, सो सिंपल सी बात है कि जब आप यहाँ पे पासवर्ड टाइप करते हो तो आपको यहाँ पे आई का आइकन ओपन होता है. ओके, बिकॉज ऑफ दैट कि यहाँ पे डिफरेंट जावास्क्रिप्ट इंजन वर्क हो रहा है. और यहाँ पर जब आप इनपुट टाइप पासवर्ड के अंदर कुछ टाइप करते हो तो आपको यहाँ पे आई का आइकन नहीं मिलता है. बट आप बोलोगे कि सर हमको तो अप्लाई करना है, तो देन सिंपल आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिखो, जावास्क्रिप्ट कोड में आप यहाँ पे एक इमेज ऐड करो और उस इमेज को टारगेट करके आप क्या कर सकते हो, पासवर्ड शो एंड हाइड कर सकते हो. पासवर्ड में क्या डालने का? यस, ओके, चलिए. सो दिस इज सिंपल पासवर्ड. ओके, तो जो भी आपको यहाँ पे पासवर्ड प्रोवाइड करना है वो आप यहाँ पे प्रोवाइड वगैरह कर सकते हो. चलिए, तो दिस इज इनपुट टाइप पासवर्ड. ओके सर. एंड देन इनपुट टाइप पासवर्ड के लिए हमने क्या यूज किया पे, सिंपल एक टाइप हमने यूज किया पासवर्ड एंड प्लेस होल्डर के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर वैलिड पासवर्ड. अब अगर आप चाहते हो कि फर्स्ट लेटर अपर केस होना चाहिए, देन एक स्पेशल कैरेक्टर होना ही चाहिए, ओके, सो इन दैट केस फिर आपको वहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ेगा एंड देन आपको रेजेक्स वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, जैसे मैंने कल आपको बताया था सेशन में. एक जावास्क्रिप्ट फाइल मैंने ओपन करके दिखाया था, ये देखिए आपके सामने यहाँ पर ही है. और अगर आपको यहाँ पे पासवर्ड का पैटर्न सेट करना है तो पासवर्ड का पैटर्न सेट करने के लिए आपको इस तरह से पूरा कोड आपको लिखना पड़ेगा. अब इसके अंदर क्या क्या है, अभी आपको जावास्क्रिप्ट में समझ में आएगा जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे. बट इसकी कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट एक अपर केस होना चाहिए, एटलीस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एटलीस्ट एक लोअर केस होना चाहिए या नंबर होना चाहिए, और आपका जो पासवर्ड है वो 6 से 10 कैरेक्टर का होना चाहिए. ओके, सो ये जो एटलीस्ट की कंडीशन है, तो ये बनाने के लिए आपको पहले रेजेक्स सीखना पड़ेगा, तो ये हम जावास्क्रिप्ट में सीखेंगे. ओके, बट करंटली जस्ट आप फोकस कीजिए कि इनपुट टाइप पासवर्ड है और उस इनपुट टाइप पासवर्ड के अंदर आप प्रोवाइड कर सकते हो एंड देन जो भी आप पासवर्ड लिखोगे वो डेटा जो है वो डेटाबेस पे आपका स्टोर हो जाएगा. बट अगर आपको इसको वैलिडेट करना है देन वी हैव टू यूज जावास्क्रिप्ट कोड. चलिए, क्लियर है? यस एवरीवन? यस सर. यस सर. Yes. ओके, Yes, sir. यस सर. यस सर. ओके, सो नाउ मूव टू नेक्स्ट टैग. ओके, अब जैसे कि हमने यहाँ पे एड्रेस एंटर किया, ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक डिव टैग ओपन करते हैं. ओके, अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे क्या करना है, फॉर एग्जांपल एड्रेस मुझे प्रोवाइड करना है, बट मुझे यहाँ पे पहले तो स्टेट सिलेक्ट करना है. ओके, और स्टेट सिलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सिटी का भी ऑप्शन है. ओके, वो मुझे इंप्लीमेंट करना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट भी आप यूज कर सकते हो, या आप चाहते हो कि आपको एक ऑप्शन की लिस्ट मिले और उस ऑप्शन में से आप एक सिंगल ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हो. ओके, सो इफ यू वांट टू सिलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम मल्टीपल ऑप्शन बट बाय यूजिंग अ ड्रॉप डाउन लिस्ट. ये बस झालं. आजच्या पुरतं एवढं. आज के लिए इतना बस हो गया. उम्मीद पे दुनिया तुम्हारी तरह मैं भी मायूं. सर केदार मोरे म्हणून रिमूव आहे. कर दो. केदार मोरे म्हणून याला रिमूव करून टाका सर. Remove Okay. करा कर दो सर केदार को. केदार है ना, वही बोल रहा हूँ मैं, उसका तो pressure है. नहीं नहीं, यहाँ पे नाम नहीं है,
झाला झालाय का? ओके 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 चालेल. ओके चलिए, तो सिंपल सी बात है कि हमको करना क्या है पे, वी हैव टू क्रिएट वन सिंपल ड्रॉप डाउन लिस्ट. सो अगर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे सिलेक्ट टैग. ओके, सो बेसिकली सिलेक्ट टैग आपको क्या करेगा, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रोवाइड करेगा. ओके, सो अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट टैग जस्ट यूज करता हूँ ओपन एंड क्लोज, तो आपको ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको इस तरह से एक आइकन मिलेगा जिसके नीचे आपको एक एरो दिख रहा है. ओके, दैट इज सिंपल योर ड्रॉप डाउन लिस्ट. अब इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को हम एक लेबल लगा देंगे. सो वी आर यूजिंग लेबल एंड देन लेबल में हम क्या लिखेंगे, फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट स्टेट. सो सिलेक्ट स्टेट. ओके, कि मुझे यहाँ पे स्टेट को सिलेक्ट करना है एंड देन इस सिलेक्ट टैग के अंदर मुझे मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइड करने हैं. ओके, तो अब यहाँ पर ऑप्शन प्रोवाइड करने के लिए क्या किया जाता है, ऑप्शन टैग का ही यूज किया जाता है. सो वी आर यूजिंग ऑप्शन टैग. ओके, सो वी आर यूजिंग सिंपल ऑप्शन टैग. और इस ऑप्शन टैग में आपको जो भी यहाँ पे स्टेट लिखने हैं, फॉर एग्जांपल जितने भी स्टेट है 35, 36, वो स्टेट आप यहाँ पे लिख सकते हो. ओके, एंड देन उस स्टेट के बेसिस पे आप फॉर एग्जांपल कौन से स्टेट से हो वो वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड वगैरह कर सकते हो. जैसे मैं यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक लेबल के फॉर्मेट में सिलेक्ट स्टेट. ओके, तो देखिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट स्टेट वो विजिबल हो गया. एंड देन इसके बाद अगर मुझे मेरे ऑप्शंस लिखने हैं, सो आई एम यूजिंग ऑप्शन टैग. ओके, एंड देन फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख दिया महाराष्ट्र. ओके, सो हमने यहाँ पे महाराष्ट्र लिखा. तो जब हम इसको क्लिक करेंगे तो सिंपल देखिए आपको क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जो भी आपका डेटा है वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा. ओके, तो दिस इज सिंपल योर ऑप्शन. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन लिखता हूँ. फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन लिख दिया एमपी फॉर मध्य प्रदेश. तो जैसे यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे तो सिंपल देखिए क्या हो गया, आपको यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू आपको यहाँ पे विजिबल हो गई. देन अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन प्रोवाइड करता हूँ, ओके, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे यूपी लिख दिया, तो जितना भी आपको यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करना है वो लिस्ट आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्रिएट वगैरह कर सकते हो. ओके, तो दिस इज सिंपल सिलेक्ट टैग. और सिलेक्ट टैग में से आप क्या कर सकते हो, एट अ टाइम एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो. जैसे मैंने महाराष्ट्र सिलेक्ट किया. ओके, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एमपी सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे यूपी सिलेक्ट किया. तो इसमें से जो भी आप एक सिंगल ऑप्शन सिलेक्ट करोगे वो सिंगल ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा. ओके, दिस इज सिंपल सिलेक्ट टैग. तो सिलेक्ट टैग का काम होता है एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना और उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से मल्टीपल ऑप्शन में से आप एट अ टाइम एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो. जैसे इनपुट टाइप रेडियो के लिए था, सेम उसी तरह से. ओके, तो इसमें से जो भी आपको ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना है वो आप ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट वगैरह कर सकते हो. बट कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं जो सिलेक्ट टैग के साथ आपको यूज करना जरूरी होते हैं. ओके, अब जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे सिलेक्ट स्टेट है. ओके, अब जैसे हमने पासवर्ड यूज किया था, पासवर्ड के अंदर हमने नेम नहीं लिखा, तो यहाँ पे वो इनपुट टाइप जो है उसके साथ आपको यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स भी आपको यूज करना जरूरी है. जैसे कि आप यहाँ पे नेम यूज करोगे. ओके, नेम आपने यहाँ पे यूज किया, पासवर्ड तो एक कंपल्सरी है, ये आप यहाँ पे लिख लो, नेम हो गया. उसके बाद हम यहाँ पे आईडी यूज करेंगे बिकॉज मुझे लेबल और उसको कनेक्ट करना है. एंड देन जस्ट एक रिमेंबर वन थिंग कि आपका जो क्लास और आईडी है वो डिफरेंट होना चाहिए. ओके, सो मैं यहाँ पे PWD कर देता हूँ क्लास को, बट आईडी का नाम आपको जो रखना है रख सकते हो. ओके, सो आईडी मैंने पासवर्ड रखा है. सो क्लास और आईडी नेम कभी भी मिक्सअप नहीं होना चाहिए, दोनों डिफरेंट डिफरेंट ही होने चाहिए. ओके, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा जावास्क्रिप्ट में कि क्या रीजन है उसका. ठीक है, देन उसके बाद क्या लिखते हैं, यहाँ पे रिक्वायर्ड लिखते हैं. सो वी आर यूजिंग रिक्वायर्ड. उसके बाद क्या क्या लिखा जाता है, और आईडी हो गया, रिक्वायर्ड हो गया. ओके, चलिए, देन ऑटो कंप्लीट ऑफ अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पे उसे भी यूज वगैरह कर सकते हो. ठीक है, तो एंड देन यहाँ पर आप फॉर एट्रीब्यूट यूज करेंगे एंड देन वी आर यूजिंग पासवर्ड. जो आईडी है वही आपको यहाँ पे मेंशन करना है ताकि ये आपके यहाँ पे कनेक्ट हो जाए. ठीक है, सेम फॉर सिलेक्ट टैग कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये हाईलाइट होना चाहिए. सो जो लेबल आपने यहाँ पे यूज किया है यहाँ पर भी फॉर एट्रीब्यूट यूज कीजिए. देन वी आर यूजिंग स्टेट. देन उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट टैग है, सिलेक्ट टैग में हम यहाँ पे यूज करेंगे नेम. नेम के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेट. ओके, उसके बाद आईडी हम यहाँ पे लिखेंगे, आईडी के अंदर भी हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेट. अब जैसे यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे तो सिंपल देखिए ये पार्ट आपका हाईलाइट हो रहा है. एंड देन जब हम इस पे सिलेक्ट करेंगे इसमें से जो भी आपको चाहिए वो आप ऑप्शन यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो. ओके, दिस इज सिलेक्ट टैग. तो इसका काम होता है ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट करना. चलिए, पहले इतना पार्ट क्लियर है क्या? यस एवरीवन? यस सर. यस सर. सो अभी कभी कभी क्या होता है ना
कि जब आप पेज को लोड करते हो, ओके, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे उन स्टेट की लिस्ट है, बट फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे महाराष्ट्र ही दिखाना है, ओके, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे क्या करना है, महाराष्ट्र जो ये ऑप्शन है वही क्या करना है, मुझे यहाँ पे उसे शो करना है, ओके। तो उसके लिए क्या होता है ना, एक एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं, जैसे एक वैल्यू हम यूज करते हैं जो है सिलेक्टेड। अब सिलेक्टेड का मीनिंग क्या हो गया कि मुझे उसे पहले से ही सिलेक्टेड करके रखना है, ओके। अब देखिए सिलेक्ट स्टेट है, बट जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा देन से आपको महाराष्ट्र ही क्या होगा यहाँ पे हर वक्त विजिबल होगा। तो जब भी हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे, ओके, जब भी हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आपको एवरी टाइम महाराष्ट्र ही विजिबल मिलेगा। बट अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर आपको ऑप्शन सिलेक्ट चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, देन यू कैन चेंज योर ऑप्शन। बट अगर आप पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या मिलेगा, सिंपल आपको यहाँ पे महाराष्ट्र विजिबल हो जाएगा। तो इस तरह से आप सिलेक्टेड एट्रीब्यूट का यूज यहाँ पे कर सकते हो, बट सिलेक्टेड एट्रीब्यूट आपको ऑप्शन टैग के अंदर यूज करना है, आप उसे कहीं पर भी बाहर वगैरह यूज नहीं कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई कि आप यहाँ पे उसे यूज कर सकते हो, और वो किसी भी एक ही एलिमेंट में आप यूज कर सकते हो। अब लोग फॉर एग्जाम्पल आपने यूपी में यूज किया, ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे यूपी में यूज किया, पेज को अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये आपको यूपी ही दिखाएगा, ओके। तो जो लेटेस्ट वन है वही क्या करेगा, वो आपको इंप्लीमेंट करके यहाँ पे दिखाएगा, ओके। तो दिस इज सिंपल ऑप्शन टैग। तो यहाँ पे महाराष्ट्र एंड इसमें से जो भी आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है वो आप ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट वगैरह कर सकते हो। अब कभी कभी क्या होता है कि आप चाहते हो कि सर महाराष्ट्र यहाँ पे है, इसमें से मुझे कुछ ऑप्शन जो है वो हाइड करना है, तो वो भी आप कर सकते हो, ओके। जैसे कि मैंने यूपी पे क्या कर दिया, यहाँ पे हिडन कर दिया, जस्ट बता रहा हूँ, यूज इतना नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यूपी आपका हाइड हो गया, मीन्स आपको एक स्टेट की लिस्ट है और उसमें से कुछ स्टेट के नाम आपको हाइड करने हैं, तो जस्ट यूज हिडन, ओके। तो हिडन यूज करो तो सिंपल देखिए आपको यूपी वाला जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे विजिबल नहीं होगा। अगर आपने एमपी में हिडन यूज कर दिया, ओके, और अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो आपको यहाँ पे एमपी जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे विजिबल नहीं होगा। तो ये हिडन नाम का जो एक एट्रीब्यूट है वो भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज वगैरह कर सकते हो, ओके। सो सिलेक्टेड एंड हिडन ये ऑप्शन टैग के अंदर क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। सो सिलेक्टेड किस लिए, कि आपको बाय डिफॉल्ट स्पेसिफिक एक वैल्यू शो करनी है, यूज सिलेक्टेड। किसी को हाइड करना है तो जस्ट यूज हिडन एट्रीब्यूट, ओके। तो उसका यूज आप इस तरह से कर सकते हो। देन एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे एट्रीब्यूट होता है मेरे हिसाब से, साइज करके होता है, ओके, साइज। और साइज में हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 लिखते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे साइज में 2 लिखा, हुआ क्या, आपको यहाँ पे क्या हो गया, 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे विजिबल हो गए, ओके। एक काम करते हैं, पहले हिडन को ऐसे हटा देते हैं, ठीक है। पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए जब भी मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन विजिबल हो रहा है। व्हाई, बिकॉज मैंने साइज 2 लिखा है। जब हम यहाँ पे साइज 3 लिखेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन विजिबल हो जाएंगे, 3 ऑप्शन विजिबल हो गए। अगर मैं यहाँ पे साइज 4 लिखता हूँ तो आपको पहले 4 ऑप्शन क्या हो जाएंगे, आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे, देखिए। एंड देन आप क्या कर सकते हो, इस तरह से आपका जो डेटा है उसे भी आप यहाँ पे सिलेक्ट वगैरह कर सकते हो, ओके। तो इस तरह से आप यहाँ पे साइज एट्रीब्यूट का यूज करके आपकी जो डिस्प्ले होने वाली साइज है, ओके, जो भी आपके पास स्टेट्स के नाम है वो जो डिस्प्ले होने वाली साइज है वो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे शो वगैरह कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल आपको यहाँ पे साइज एट्रीब्यूट का यूज करना है। बाय डिफॉल्ट किस पे होता है, 1 पे ही होता है, ओके, बाय डिफॉल्ट 1। बट अगर आप चाहते हो कि एक साथ मल्टीपल या 4 to 5 ऑप्शन आपको डिस्प्ले करना है तो देन वी कैन यूज साइज एट्रीब्यूट। एंड देन इसमें से आपको जो भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है वो एक ऑप्शन आप यहाँ पे सिलेक्ट वगैरह कर सकते हो। चलिए क्लियर है क्या, साइज एट्रीब्यूट, देन सिलेक्टेड, एंड देन हमने यहाँ पे हिडन यूज किया था, ओके। सो हिडन, सर, हाँ यस सर कभी कभी अपन पिन कोड डालते हैं तो तालुका भी आ जाता है, तालुका डाला तो जिला भी आ जाता है, मतलब करस्पॉन्डिंग डेटा भी आ जाता है, यस तो वो यस। कैसे था? तो उसके लिए फिर जावास्क्रिप्ट का ही कोड लगेगा आपको। मींस कभी कभी क्या होता है कि आप महाराष्ट्र सिलेक्ट करते हो, ओके, तो उसके हिसाब से जो आपका फॉर एग्जांपल सिटी है वो सिटी आपको मिल जाएगा, ओके। तो अगर आप चाहते हो कि सिलेक्ट टैग के बेसिस पे आपके अदर ऑप्शन ऑटोमेटिक सिलेक्ट होने चाहिए, देन जावास्क्रिप्ट वहां पे वर्क करता है। सो जावास्क्रिप्ट के बेसिस पे आप वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो जब हम रिएक्ट पढ़ेंगे ना तो रिएक्ट में वो आपको सारी चीजें मैं बताऊंगा कि जब हम इस तरह से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करेंगे, ओके। इफ कंडीशन लगती है ना सर जावास्क्रिप्ट में, इफ कंडीशन लगती है, इफ कंडीशन तो हम यूज करते ही है, बट साथ ही साथ क्या करना होता है, हमको वहाँ पे लॉजिकली बिल्ड करना होता है, जैसे कि आपके ऑपरेटर्स होते हैं एंड और वो यूज करके वहाँ पे उसे इम्प्लीमेंट करते हैं,
यस यस। और यही अगर आप रिएक्ट में देखोगे तो रिएक्ट में हम क्या करते हैं, स्टेट्स का यूज करते हैं, एंड स्टेट्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे इस ऑप्शन पे सिलेक्ट करने के बाद, अब यहाँ पे क्या होता है, जब आप जावास्क्रिप्ट यूज करते हो ना, तो यहाँ पे एक इवेंट हम यूज करते हैं, जिस इवेंट का नाम होता है ऑन चेंज इवेंट। ओके, सो देयर इज अ वन इवेंट कॉल्ड ऑन चेंज इवेंट। और जब हम इस ऑन चेंज इवेंट का यूज करते हैं, अब ये इवेंट क्या होता है कि जब भी मैं इसके अंदर कुछ टाइप करता हूँ तो ये क्या कर रहा है, इवेंट ट्रिगर कर रहा है। तो जब मैं इसमें से क्या करूंगा, एमपी को सिलेक्ट करूंगा या महाराष्ट्र को सिलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे एक इवेंट ट्रिगर होगा, और उस ऑन चेंज के बेसिस पे आपने जो इसका जो करस्पॉन्डेंस ये है, एक इनपुट फील्ड है जो आपने उसे कनेक्ट किया है, वो इसके बेसिस पे क्या करेगा, सिंपल आपको वहां पे वो डेटा आपको शो करेगा। मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा कि महाराष्ट्र के बेस पे आपको सिटी चाहिए। ओके, मीन्स आप चाहते हो कि आपने यहाँ पे स्टेट महाराष्ट्र प्रोवाइड किया। ओके, तो महाराष्ट्र में जो जो सिटीज है, ओके, वो आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, वहाँ पे महाराष्ट्र आईडी डिफाइन करते हो, एक एरे बनाते हो, और उस एरे में फिर क्या करते हो, आप यहाँ पे आपकी जो सिटीज है वो आप यहाँ पे डिफाइन करते हो। जैसे कि पुणे मैंने यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे नागपुर लिख दिया। ओके, सो नागपुर। ओके, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे अकोला लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे मुंबई लिख देता हूँ। सो ये होगी महाराष्ट्र की सिटीज जो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। देन अगर एमपी है, ओके, सो एमपी का भी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, उसके अंदर मैं एक एरे डिफाइन करूंगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इंदौर लिख दिया। ओके, अब स्ट्रिंग डेटा है, अब ये स्क्वायर ब्रैकेट क्यों निकाल रहे हैं, ये आपको आगे चल के समझेगा जब हम जावास्क्रिप्ट वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे उज्जैन लिख दिया। ओके, देन यहाँ पे भोपाल है। ठीक है, सो होगा क्या कि इफ आई एम सिलेक्टिंग ऑप्शन महाराष्ट्र, इफ अगर मैं महाराष्ट्र को सिलेक्ट करता हूं तो ये चारों ऑप्शन आपके पास आने चाहिए। ओके, अगर मैं एमपी सिलेक्ट करता हूं तो ये आपके पास इंदौर, उज्जैन, भोपाल, इसमें से कोई भी 3 ऑप्शन में से आप एक ऑप्शन क्या कर सकते हैं, पे सिलेक्ट वगैरह कर सकते हो। तो ये इफ के बेसिस पे एंड उस ऑन चेंज इवेंट के बेसिस पे हम क्या करते हैं, इसे रन करते हैं। अब जैसे कहा कि हम सिटी प्रोवाइड करेंगे, ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे आपको वहां पे पहले सिटी का एक एरे बनाना पड़ेगा। ओके, देन उस सिटी के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मींस एरे बनेगा, एरे के साथ ऑब्जेक्ट भी बनेगा। ओके, फॉर एग्जांपल पुणे है। ओके, अब पुणे की तो बहुत पिन कोड है, तो स्पेसिफिक क्या बनेगा, पुणे सिटी का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, एरिया वाइज आपके जो पिन कोड है वो क्या होंगे, आपके यहाँ पे सेट होंगे। तो जब आप उस एरिया को सिलेक्ट करोगे तो आपका डेटा क्या करेगा, इस सिटी एरे के अंदर जाएगा, वो सर्च करेगा कि आपने क्या लिखा है पिन कोड, और ये पिन कोड जहां पर है उसको कौन सी वैल्यू असाइन है वो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगी। तो वो लॉजिक आपको वैसा लिखना पड़ता है। तो एरे एंड एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का काफी ज्यादा हम यूज करते हैं, एंड साथ ही साथ इफ एल्स स्टेटमेंट का एंड ऑन चेंज इवेंट का। जब आप ये सब सारी चीजें एक साथ यूज करते हो, देन फिर आप क्या कर सकते हो, इस तरह से जो लॉजिक है, वो इंटरेक्टिविटी है, वो आप क्या कर सकते हो, प्रोवाइड वगैरह कर सकते हो। ओके, बट एचटीएमएल ये नहीं कर सकता है भाई, बिकॉज एचटीएमएल का काम है सिर्फ स्ट्रक्चर डिफाइन करना, वो बाकी कुछ ही नहीं कर सकता है। ओके, सो इसीलिए हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं डायनामिक इंटरेक्टिविटी ऐड करने के लिए। सॉरी, चलिए, क्लियर है? यस एवरीवन? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। सो अभी प्रॉब्लम, अच्छा ये ऑन चेंज। ओके, सो अभी प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने सिर्फ यहाँ पे सिलेक्ट टैग लिख के, ऑप्शन टैग लिख के अगर छोड़ दिया, तो यहाँ पे जो आपका स्टेट आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो वो ऐड नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज ये सिर्फ ऑप्शन टैग स्ट्रक्चर डिफाइन करने का काम कर रहा है, आपको यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट भी यूज करना है। ओके, सो अब हम यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट यूज करेंगे, बिकॉज विदाउट वैल्यू आप डेटा स्टोर नहीं कर सकते। ओके, एक बार चलो ट्राई करके देख लेते हैं। सो यहाँ पर फुल नेम कुछ रैंडम में यहाँ पे हम ऐड ही कर लेते हैं। ओके, विराट, जैसे कि ईमेल में यहाँ पे लिख देता हूँ virat@gmail.com। ओके, पासवर्ड फिलहाल के रैंडम पासवर्ड हमने यहाँ पे लिख लिया है। देन मोबाइल नंबर हम यहाँ पे प्रोवाइड करा देते हैं। देन मेल, ठीक है, यहाँ पे महाराष्ट्र सिलेक्ट है। देन यहाँ पे कुछ एड्रेस एंड देन ऐड डेटा। ओके, ऐड डेटा ऐसे इसे कॉपी करते हैं, एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम इसे पेस्ट करते हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पे अब हुआ क्या। सो देखिए आपको यहाँ पे स्टेट क्या हो रहा है, सिंपल आपको यहाँ पे महाराष्ट्र क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। जो भी आपने यहाँ पे स्टेट सिलेक्टेड करके रखा था वो आपको यहाँ पे विजिबल हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन फिल करता हूँ। सो आई एम यूजिंग रैंडम इंफॉर्मेशन। ठीक है, पासवर्ड, देन वैलिड मोबाइल नंबर, देन यहाँ पे वैलिड मोबाइल नंबर, देन यहाँ पे मेल, देन यहाँ पे मैं एमपी सिलेक्ट करता हूँ, एंड देन यहाँ पे एड्रेस कुछ रैंडम प्रोवाइड करा देते हैं। देन ऐड डेटा, यहाँ पे डेटा ऐड हो गया, कॉपी करेंगे एंड देन यहाँ पे आप पेस्ट करते हैं।
ओके, तो यहाँ पे देखिए सिंपल आपके यहाँ पे जो एमपी है वो नेम के अंडर क्या हो रहा है, सिंपल आपके यहाँ पे विजिबल हो रहा है। बट अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया कि यहाँ पे आपका डेटा सबमिट हो रहा है पहले से ही, ओके, अब मैं क्या करता हूँ ऐसे सिलेक्टेड को हटाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे सिलेक्टेड प्रोवाइड नहीं किया, ओके, पेज को हम रिफ्रेश करते हैं। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट के बारे में थोड़ा एक और इस टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे डेटा प्रोवाइड करता हूँ फिर से, सो रैंडम डेटा, ठीक है, मैंने यहाँ पे कहीं पर रिक्वायर्ड यूज नहीं किया है, ओके, सो आई एम नॉट यूजिंग रिक्वायर्ड, ठीक है। सो आपको पता है कि जब हम रिक्वायर्ड यूज नहीं करेंगे तो ऑब्वियस है आपका जो डेटा है वो क्या होगा, आपका यहाँ पे सबमिट नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड पहले लगा देता हूँ, सो आई एम यूजिंग रिक्वायर्ड एंड नाउ आई एम यूजिंग डेटा, देन यहाँ पे पासवर्ड, सो रैंडम पासवर्ड, देन कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। ऐड डेटा पे क्लिक करता हूँ, इसमें से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ऐड डेटा पे फिर से क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली डेटा क्या हो गया, देखिए सबमिट आपका हो चुका है। मींस मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड लगाने के बाद भी आपका डेटा सबमिट हुआ है। मैंने वहां पे रिक्वायर्ड इंप्लीमेंट किया था, फिर भी जो डेटा है वो सबमिट हुआ है। और देखिए यहाँ पे स्टेट के अंदर आपको क्या वैल्यू मिल रहा है, सिलेक्ट स्टेट, ओके। मींस अगर फॉर एग्जांपल किसी ने डेटा फिल किया बट अगर आपने यहाँ पे सिलेक्ट स्टेट करके लिखा है तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि विदाउट सिलेक्ट स्टेट किए बिना आपका डेटा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि हाउ टू हैंडल दिस ब्राउजर बिहेवियर, इस ब्राउजर बिहेवियर को कैसे हैंडल करेंगे जब आप सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन फेस करोगे इंटरव्यू को, तब आपको ये पूछा जाता है, ओके। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं था, मैंने रिक्वायर्ड है पे लिख दिया, तो ऑब्वियसली इसमें मुझे पूछना ही चाहिए था कि डेटा आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, बिकॉज सिलेक्ट स्टेट तो एक जस्ट ऑप्शन था, ओके। तो मुझे यहाँ पे महाराष्ट्र, एमपी या यूपी में से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करना था, बट उसने मुझे वो सजेशन प्रोवाइड ही नहीं किया। तो फिर तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पर ऑप्शन के साथ एक वैल्यू एट्रीब्यूट आपको यूज करना जरूरी होता है, वैल्यू एट्रीब्यूट। और ये जो वैल्यू एट्रीब्यूट है यहाँ पर आप इसे ब्लैंक छोड़ दोगे, क्या करोगे आप इसे ब्लैंक छोड़ दोगे एंड देन आप यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट लिखोगे, इसके अंदर आपकी जो वैल्यू है वो आप यहाँ पे प्रोवाइड करोगे। देन यहाँ पर भी वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर एमपी आपको यहाँ पे विजिबल होगा, ओके। देन यूपी, यहाँ पर भी आप वैल्यू यूज करोगे एंड देन यूपी। अब अगर मैंने वैल्यू एट्रीब्यूट यूज किया है, अब ये जो सिलेक्ट स्टेट है, अब इसकी वैल्यू क्या है, ब्लैंक है। मींस क्या होता है, जब आप वैल्यू एट्रीब्यूट यूज नहीं करते हो तब क्या होता है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो एट्रीब्यूट है वो क्या करता है, सिलेक्ट स्टेट महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, इसे वैल्यू कंसिडर करता है। बट सिलेक्ट स्टेट मेरा कोई वैल्यू नहीं है, वो मेरा क्या है, एक जस्ट एक लेबल है, एक ऑप्शन है जो मुझे शो करना था। तो मैंने क्या कर दिया, उसको ब्लैंक कर दिया, उसको मैंने क्या कर दिया, ब्लैंक कर दिया। सो अब अगर हम यहाँ पे डेटा फिल करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे रैंडम डेटा फिल किया अभी, अब आपका डेटा सबमिट नहीं होगा। सो छोटी छोटी चीजों पे आपको थोड़ा ध्यान यहाँ पे देना पड़ेगा। एंड देन वैलिड नंबर, ओके। देन ऐड डेटा पे क्लिक करता हूँ, इसमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है एंड देन जब मैं ऐड डेटा पे क्लिक करूंगा, अब देखिए मुझे यहाँ पे बता रहा है प्लीज सिलेक्ट एन आइटम इन द लिस्ट। उसने प्रीवियसली हमको प्रोवाइड नहीं किया था। अगर आपने यहाँ से वैल्यू को हटा दिया, ओके, वैल्यू एट्रीब्यूट को अगर आपने यहाँ पे हटा दिया तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, आपका जो डेटा है वो आपको यहाँ पे विजिबल नहीं होगा, ओके। मींस डायरेक्टली आपका डेटा सबमिट यहाँ पे हो जाएगा। बट आई एम यूजिंग स्पेसिफिक ऑप्शन एंड देन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो भी मेरा डेटा है उसे मैं सबमिट करूंगा, ओके। एंड देन आपका यहाँ पे डेटा सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। चलिए, क्लियर है वैल्यू एट्रीब्यूट और किस तरह से सिनेरियो को हैंडल करते हैं? यस एवरीवन? यस सर। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, अब यूजर से मुझे क्या करना है, यहाँ पे डेट लेना है, ओके। हाँ चलो, एक और ये कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, मोबाइल नंबर आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हो, ओके, कॉन्टैक्ट नंबर। तो कभी कभी अगर आपको कंट्री कोड प्रोवाइड करना है, ओके, तो मुझे बताइए कंट्री कोड के लिए फिर आप कौन सा टैग यूज कर सकते हो। जैसे कि आप चाहते हो कि कंट्री कोड आपको सिलेक्ट करने की परमिशन मिले, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो, तो कौन सा टैग यूज करेंगे हम कंट्री कोड प्रोवाइड करने के लिए? सो क्या यूज करेंगे, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अगर क्रिएट करना है तो कौन सा टैग देखा हमने अभी जस्ट? So we are using select tag here, okay. select के अंदर आप यहाँ पे ऑप्शन टैग यूज कर सकते हो, ओके। एंड देन आपको यहाँ पे जो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है वो इस तरह से आप यहाँ पे प्रोवाइड वगैरह कर सकते हो।
मीन्स ये जो कंट्री कोड है आप क्या कर सकते हो, इसे यूज वगैरह कर सकते हो। ओके, तो आप पे ऑप्शन लगा दो, वैल्यू लगा दो, देन फॉर एग्जांपल इंडियन मोबाइल नंबर है या फॉर एग्जांपल कोई और कंट्री है, उस पर्सन को अगर लॉग इन करना है तो वो क्या करेंगे, उसका जो कंट्री कोड है वो आप पे सिलेक्ट वगैरह कर सकता है। बट आप चाहते हो कि ये जो कंट्री कोड है ये फिक्स हो जाए यहाँ पर। ओके, आप चाहते हो कि कंट्री कोड क्या हो जाए, फिक्स हो जाए 91। ठीक है, तो फिर उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इनपुट टैग का यूज कर सकते हो। ओके, अब इनपुट टैग का यूज कैसे करना है एक बार ध्यान से देखना। सो आई एम यूजिंग इनपुट टैग। ओके, सो इनपुट टैग मैंने यहाँ पे यूज किया, तो यहाँ पे एक ब्लैंक इनपुट टैग आ गया। इसकी साइज मैं कम करना चाहता हूँ, सो आई एम यूजिंग साइज एट्रीब्यूट। ओके, एंड देन मैंने इसकी साइज कर दी 10, तो इसकी जो विड्थ है वो कम हो जाएगी, और कम करनी पड़ेंगी हम क्या पे, लगभग हम कर देते हैं 4। ठीक है, देन इसके अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यू यूज करेंगे, और वैल्यू मैंने यूज कर दिया 91। ओके, अब जैसे कि इंडिया का कंट्री कोड 91 है। ओके, इसके साइज और आप कम करना चाहते हो, आप कम कर सकते हो। ठीक है, तो आप चाहते हो कि यूजर को परमिशन मिले कि वो इस वैल्यू को चेंज कर सकता है, तो उसको जो भी हैप्पी कंट्री कोड प्रोवाइड करना है वो खुद का ऑप्शन आप हैप्पी प्रोवाइड वगैरह कर सकता है। बट आप चाहते हो कि फॉर एग्जांपल आपका जो वेब एप्लीकेशन है वो इंडिया में ही यूज होने वाला है, इंडिया के लिए आपने डेवलप किया है, तो आप चाहते हो कि 91 कोई और चेंज ना कर पाए। ओके, ये जो 91 है ये कोई और चेंज ना कर पाए, तो फिर आपको क्या करना होता है, यहाँ पे इस इनपुट टाइप के अंदर एक और एट्रीब्यूट होता है, वो होता है रीड ओनली। अब इस रीड ओनली से क्या होगा, रीड ओनली से इस वैल्यू को मैं फिलहाल देखिए मैं चेंज कर पा रहा हूँ, मुझे चेंज अगर करने की परमिशन नहीं देना है, तो अगर मैंने इसको पेज को रिफ्रेश किया और इफ आई एम यूजिंग रीड ओनली, तो इस 91 को मैं कुछ भी करके चेंज नहीं कर सकता हूँ। मीन्स आप चाहते हो कि एक वैल्यू ऐसी है आपके इनपुट फील्ड के अंदर कि वो वही यूज आपको करनी है। ओके, एंड देन वो वैल्यू आपको शो करना है, बट उसे कोई एडिट ना कर पाए, देन आप क्या कर सकते हो, रीड ओनली यूज कर सकते हो। एंड रीड ओनली का मीनिंग होता है कि जस्ट आप उसे रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते हो। यहाँ पर जितने भी आपने यहाँ पे देखा, ये आप पे राइट कर सकते हो, रीड भी कर सकते हो, बट जो एडिटेबल की जो परमिशन थी, जो राइट करने की परमिशन थी, वो आपने ऐसे हटा दी है, एंड देन वी आर यूजिंग जस्ट रीड ओनली। तो आप क्या कर सकते हो, इसे सिर्फ रीड वगैरह कर सकते हो। ओके, तो ये एक और एट्रीब्यूट था जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज रीड ओनली। चलिए, क्लियर है अभी? यस एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, सो नाउ मूव टू नेक्स्ट इनपुट टाइप। जैसे कि आपको यूजर से उसका डेट ऑफ बर्थ वगैरह लेना है, ओके, या फॉर एग्जांपल आपको एज लेना है या डेट ऑफ बर्थ लेना है। अब सिंपल क्या है कि जब आप डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड करोगे और आप चाहते हो उसका ऑटोमेटिक एज कैलकुलेट हो जाए, देन अगेन फिर आएगा आपका यहाँ पे जावास्क्रिप्ट। ओके, मींस फॉर एग्जांपल आपने यूजर से यहाँ पे उसका डेट ऑफ बर्थ लिया, मैं यहाँ पे एक ड्यू टैग क्रिएट करता हूँ। ओके, उसको हम यहाँ पे क्लास देंगे, क्लास में यहाँ पे देता हूँ DOB, दैट इज डेट ऑफ बर्थ। देन यहाँ पे हम एक लेबल क्रिएट करेंगे, सो वी आर क्रिएटिंग वन लेबल। देन मैं यहाँ पे लिखूंगा एंटर डेट ऑफ बर्थ। ओके, सो या मैं सिंपल यहाँ पे लिख देता हूँ डेट ऑफ बर्थ, ताकि लेबल ज्यादा बड़ा ना हो। ओके, चलिए, देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो अगर आप चाहते हो कि यूजर ने क्या करना चाहिए, खुद का डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे एंटर करना चाहिए। ओके, सो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस है उसको यूज करने के। एक अप्रोच है कि आप सिलेक्ट टैग का यूज कर सकते हो। ओके, मींस सिलेक्ट टैग कैसे आप यूज कर सकते हो, आपको 3 सिलेक्ट टैग यूज करने पड़ेंगे। सबसे पहले सिलेक्ट टैग के अंदर आप यहाँ पे डे प्रोवाइड करोगे। ओके, सेकंड सिलेक्ट टैग के अंदर आप यहाँ पे मंथ प्रोवाइड करोगे। ओके, एंड थर्ड सिलेक्ट टैग के अंदर आप क्या करोगे, यहाँ पे ईयर प्रोवाइड करोगे। ओके, तो ऐसे होता है, कुछ कुछ जगह आपको इस तरह से क्या मिलता है, आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे प्रोवाइड करना, तो आपको इस तरह से 3 ऑप्शन मिलेंगे। जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो 1 से 31 तक डेट आपकी ओपन होनी चाहिए, यहाँ पर क्लिक करूँ तो जनवरी से दिसंबर तक, यहाँ पर क्लिक करूँ तो ईयर ओपन होनी चाहिए। ओके, बट आप चाहते हो कि ये मल्टीपल मुझे सिलेक्ट टैग यहाँ पे यूज नहीं करना है, आपको एक ही सिंगल इनपुट के थ्रू क्या करना है, तीनों वैल्यू सिलेक्ट करके आनी चाहिए। तो उसके लिए फिर आप यहाँ पे यूज कर सकते हो इनपुट टाइप डेट। क्या यूज कर सकते हो यहाँ पे, इनपुट टाइप डेट। तो इसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डेट वगैरह आप यहाँ पे प्रोवाइड वगैरह कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे, देन सी, जैसे मैं यहाँ पे इनपुट टाइप डेट बोला तो आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मिला DDMMYY। अब ये जो स्ट्रक्चर है आप इसे चेंज नहीं कर सकते हो, पहले आपको डे ही सिलेक्ट करना है, उसके बाद मंथ ही सिलेक्ट करना है, उसके बाद ईयर ही सिलेक्ट करना है। और जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपको ईयर है वो ईयर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो मंथ है वो मंथ आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सिलेक्ट वगैरह कर सकते हो। इसमें से फॉर एग्जांपल जो भी आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वगैरह सिलेक्ट करना है, ओके, तो वो आप डेट ऑफ बर्थ वगैरह क्या कर सकते हो, यहाँ पे सिलेक्ट वगैरह जो भी करना है वो आप यहाँ पे रैंडम डेट ऑफ बर्थ वगैरह सिलेक्ट वगैरह कर सकते हो। ओके, सो दिस इज सिंपल।
इनपुट टाइप डेट। ओके, सो डेट जब आप यूज करते हो तो आप यहाँ पे क्या क्या यूज कर पाएंगे? डेट यूज करने के बाद आप यहाँ पे मंथ सिलेक्ट कर पाएंगे, डे सिलेक्ट कर पाएंगे एंड ईयर सिलेक्ट कर पाएंगे। दैट इज कॉल्ड इनपुट टाइप डेट। ओके, अब इसी इनपुट टाइप डेट के अलावा और भी कुछ इनपुट टाइप होते हैं। ओके, अब वो काफी रेयरली यूज होते हैं बट आपको पता होनी चाहिए अब कौन कौन से होते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ वन बाय वन, देन इसे मैं कमेंट कर दूंगा। ठीक है, अब आपको डेट तो समझ में आ गया कि आपको इस तरह से डेट सिलेक्ट करने की परमिशन आपको देता है। देन इसी में से अगर आप चाहते हो कि आपको डेट एंड टाइम दोनों साथ में मिले, डेट एंड टाइम दोनों साथ में मिले, तो डेट टाइम लोकल करके होता है। अब लोकल का मीनिंग क्या होता है कि हमारा लोकल सिस्टम जो आपके लैपटॉप या जो आपके सिस्टम का है उसके हिसाब से आपको डेट टाइम यहाँ पे मिलेगा। तो जब मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो पहले इसमें मैं क्या कर पा रहा था, यहाँ पे डेट ही सिलेक्ट कर पा रहा था, बट करंटली अगर हम देखेंगे तो मैं डेट एंड टाइम दोनों भी क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि फिलहाल 7 बजे है तो सिंपल देखिए 19 एंड देन आपको यहाँ पे 3 सेकंड लोकल टाइम जो है वो आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ही हाईलाइट हो रहा है, मैंने सिलेक्ट नहीं किया। बाय डिफॉल्ट आज की डेट, उसके बाद ये जो टाइम है वो आपको बाय डिफॉल्ट ही क्या हो रहा है, आपके यहाँ पे विजिबल हो रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि डेट एंड टाइम दोनों एक साथ यूज करना है, देन वी आर यूजिंग डेट टाइम लोकल। ओके, आप चाहते हो कि हमको सिर्फ ये सिलेक्ट करना है, सिर्फ टाइम होना चाहिए, सो आई एम यूजिंग इनपुट टाइप, और इनपुट टाइप में यहाँ पे लिखूंगा टाइम। तो क्या होगा यहाँ पे, सिंपल आप टाइम ही सिलेक्ट कर पाओगे। देखिए सिंपल, आप यहाँ पे टाइम क्या कर सकते हो, सिलेक्ट वगैरह कर सकते हो। ओके, सो इस तरह से आपको जो यहाँ पे सिलेक्ट करना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट वगैरह कर सकते हो। डेट चाहिए पूरा का पूरा तो डेट यूज कीजिए, डेट एंड टाइम दोनों साथ में चाहिए तो डेट टाइम लोकल यूज कीजिए। अगर आपको स्पेसिफिक टाइम चाहिए तो आप यहाँ पे टाइम यूज कर सकते हो। देन इसके अलावा इनपुट टाइप मंथ होता है। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मंथ प्रोवाइड करता हूँ। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप मंथ एंड ईयर उतना ही क्या कर सकते हो, यहाँ पे सिलेक्ट वगैरह कर सकते हो। ये ईयर है एंड देन मंथ है, तो जो मंथ आपको सिलेक्ट करना है मंथ एंड ईयर ही आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्रोवाइड वगैरह कर सकते हो। और भी ऐसे आपको मिलेंगे वीक वगैरह भी, तो एक साथ मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जस्ट अब आपको जैसा फॉर्म बनाना है ना वैसा फॉर्म आप यहाँ पे बना सकते हो। जस्ट टाइप आपको क्या करना है, यहाँ पे चेंज करना है। एक वीक करके भी होता है बट ये क्या करेंगे, आपको वीक प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि 1 ईयर के अंदर 52 वीक्स होते हैं, तो ये वीक एंड ईयर वो आप सिलेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि आप देखिए फिलहाल जनवरी चल रहा है 2026, देन यहाँ पे सेकंड वीक है, सेकंड वीक में ये इतना हाईलाइट हो रहा है। थर्ड वीक में हम आएंगे तो थर्ड वीक आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। सो थर्ड वीक और उसके अंदर जो जो डेट है वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगी। देन इस तरह से आपको यहाँ पे हर एक मंथ में कितने वीक आते हैं, देन फॉर एग्जाम्पल टोटल कितने वीक होते हैं, तो 53 वीक आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। तो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वीक एंड ईयर को उसको भी आप यहाँ पे सिलेक्ट वगैरह कर सकते हो। ओके, सो दीज आर दी इनपुट टाइप जो कि टाइम एंड डेट रिलेटेड वर्क करते हैं। ओके, टाइम एंड डेट रिलेटेड क्या करते हैं, ये काम करते हैं। सो दोनों चाहिए, डेट टाइम लोकल यूज करो, एक सिंगल टाइम चाहिए टाइम यूज करो, मंथ चाहिए मंथ यूज कीजिए, एंड देन वीक चाहिए सिर्फ तो वीक यूज कीजिए। ओके, सो इस तरह से आप इसे यूज वगैरह कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे हम आईडी यूज कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बर्थ डेट, बिकॉज हम क्लास और आईडी को डिफरेंट रखना चाहते हैं। देन यहाँ पे फॉर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और इसी को कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे नेम आएगा, बिकॉज नेम के अंदर आपको डेटा को स्टोर करना है। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डीओपी, उसके अंदर लिखा तो चलेगा, सिर्फ आईडी और क्लास का नाम आपका डिफरेंट चाहिए, बाकी कुछ नहीं। एंड देन इसे आप यहाँ पे रिक्वायर्ड करा दो, रिक्वायर्ड, तो ये रिक्वायर्ड भी आपके यहाँ पे हो जाएगा। अब प्लेस होल्डर आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो, प्लेस होल्डर वहां पर ही आप यूज कर सकते हो जहां पर आपके पास टेक्स्ट फील्ड है, जहां पर आप टाइप कर सकते हो। यहाँ पर पहले से प्लेस होल्डर इनका डिफाइन है, PDMMNYY। ओके, तो कभी कभी क्या होता है, इसका स्टाइलिंग आप चेंज तो नहीं कर सकते हो, बट कुछ फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी ऐसी होती है कि आप उसका यूज करके आप उसको स्टाइलिंग प्रोवाइड कर सकते हो। बट बाय डिफॉल्ट जो स्टाइलिंग है इसकी ऐसे ही मिलेंगी आपको किसी भी ब्राउजर में। चलिए, तो इनपुट टाइप डेट क्लियर है सबको? यस, किसी को डाउट है इनपुट टाइप डेट के बारे में? नो सर, सिंपल जस्ट बेसिक है। जस्ट आपको क्या करना है, इनपुट टाइप लेबल लिखना है एंड देन आपको यहाँ पे डेटा प्रोवाइड कराना है। अभी हमारा टेक्स्ट हो गया, डेट हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, टेल हमने देख लिया, रेडियो हमने देख लिया, देन उसके बाद सिलेक्ट टैग हमने देखा है, यहाँ पे टेक्स्ट एरर टैग देखा है। अभी हम देखते हैं चेक बॉक्स। ओके,
वैसे बहुत सारे इनपुट टाइप आपको मिल जाएंगे, बट जो हम एक्चुअल फॉर्म के अंदर या एक्चुअल कंपनी के अंदर यूज करते हैं उसका हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ओके चलिए, सो नाउ चेक बॉक्स। अब चेक बॉक्स का पर्पस क्या है? अब देखिए, जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, ठीक है, तो वहां पर आपको कुछ परमिशंस को एक्सेप्ट करना होता है, जो 4-5 परमिशन है। ओके, मींस आपके पास ऐसा है कि आपके पास 10 ऑप्शन है और 10 में से आपको 6 ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, या 10 में से आपको मिनिमम 2 ऑप्शन सिलेक्ट करना ही है। ओके, सो इफ यू वांट टू सिलेक्ट मल्टीपल ऑप्शंस, इन दैट केस वी आर यूजिंग चेक बॉक्स। वहां पर हम क्या करते हैं? चेक बॉक्स को यूज करते हैं। ओके, तो दिस इज सिंपल इनपुट टाइप चेक बॉक्स। इनपुट टाइप रेडियो क्या करता है? एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करता है। सो उसी तरह से जो चेक बॉक्स है ये मल्टीपल ऑप्शन को सिलेक्ट करता है। ओके, चलिए उसे हम यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। सो यहाँ पर एक ड्यू टैग मैं क्रिएट करता हूँ। सो आई एम क्रिएटिंग वन ड्यू टैग। ओके, देन इसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक लेबल क्रिएट करेंगे, लेबल, एंड देन यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं ना मुझे। तो मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे करते क्या है? कोर्स को सिलेक्ट करते हैं। ओके, या सिलेक्ट टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट का फॉर्म है एंड देन उसको क्या करना है? टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करना है। ओके, तो मैंने एक लेबल क्रिएट कर दिया, सिलेक्ट टेक्नोलॉजी, एंड देन यहाँ पर हम इनपुट टाइप चेक बॉक्स का यूज करेंगे। पहले इसको मैं क्लास लगा देता हूँ एंड देन हम इसे लगा देते हैं टेक, या टेक्नोलॉजी मैं इसे बोल देता हूँ। ओके, देन उसके बाद मुझे यहाँ पे इनपुट टाइप यूज करना है। सो आई एम यूजिंग इनपुट टाइप। ओके, एंड इनपुट टाइप हम यहाँ पे यूज करने वाले चेक बॉक्स, और यहाँ पे लेबल और आईडी को कनेक्ट कराने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक, और यहाँ पर फॉर के अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे टेक। सो ये आपको लिखना काफी जरूरी है। ओके, फॉर व्हाई? बिकॉज जब आप वेबसाइट को मीन्स आप डिप्लॉय करोगे, ओके, सो जो सर्च इंजन होता है, ओके, तो वो क्या करता है? अगर आपने इस तरह से प्रॉपरली एक वेबसाइट डेवलप की है जिसके अंदर ब्राउजर इजीली आपके एलिमेंट्स को एक्सेस करता है, तो आपको आपका जो रीच है वेबसाइट का वो काफी ज्यादा इंक्रीज होता है। ओके, तो इसीलिए आपको क्या करना है? सारी चीजों का ध्यान रखना है ताकि आपका जो भी वेबसाइट हो उसका परफॉर्मेंस, उसका सारी चीजें प्रॉपर होनी चाहिए। ओके, सो दैट्स व्हाई फॉर लिखना जरूरी है, आईडी लिखना जरूरी है, दोनों को कनेक्ट कराना जरूरी है। ओके, भले ही यहाँ पर उसका यूज नहीं है, बट जब आप एक्चुअली उसे यूज करोगे तब आपको उसे पता चलेगा, जब आपका एक फुली वेब एप्लीकेशन डेवलप हो जाएगा तब। एंड देन वी आर यूजिंग चेक बॉक्स। अब चेक बॉक्स है तो ऑब्वियस है ये आपको इस तरह से एक स्क्वायर बॉक्स प्रोवाइड करेगा जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे राइट टिक वगैरह प्रोवाइड कर सकते हो। अब जैसे मुझे यहाँ पे 4-5 चेक बॉक्स क्रिएट करना है, तो मैं फिर क्या करता हूँ? इनपुट टाइप चेक बॉक्स आईडी। ओके, मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, 3 से 4 ऑप्शन हम ले लेते हैं फिलहाल। सो 4 चेक बॉक्सेस है, 4 चेक बॉक्सेस को मुझे यहाँ पे क्या करना है? लेबल प्रोवाइड करना है। तो यू नो दैट कि किसी भी इनपुट फील्ड को लेबल प्रोवाइड करने का काम लेबल टैग करता है। सो आई एम यूजिंग लेबल टैग। ओके, तो यहाँ पर हम लेबल टैग क्रिएट करेंगे और यहाँ पर मैं यूज करूंगा फॉर एट्रीब्यूट। ओके, एंड देन यहाँ पे लेबल, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सबसे पहले यूज कर लिया जावास्क्रिप्ट। ओके, एंड देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर के अंदर जेएस। अब यहाँ पे आईडी के अंदर भी क्या लिखना पड़ेगा मुझे? जेएस। व्हाई? बिकॉज मुझे इस चेक बॉक्स को कनेक्ट करना है जावास्क्रिप्ट से। सो अगर मैं जावास पे क्लिक करूंगा तो देखिए चेक बॉक्स क्या हो रहा है? आपका चेक हो रहा है। बट अगर मैंने गलती से यहाँ पे टेक लिख दिया तो अभी होगा क्या? जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करने के बाद भी वो चेक बॉक्स क्लिक नहीं होगा। ओके, सो दैट्स व्हाई कि किसी भी लेबल को अगर आपको इनपुट फील्ड से कनेक्ट करना है तो आईडी एंड फॉर वैल्यू सेम आपकी होनी चाहिए। ये हो गया। सेम उसी तरह से कॉपी करते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिएक्ट जेएस। ओके, सो हम यहाँ पे लिख देते हैं फिलहाल रिएक्ट। ओके, और आईडी भी हम यहाँ पे लिख देते हैं रिएक्ट। ओके, तो जब हम रिएक्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए वो ऑप्शन आपका सिलेक्ट होगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर देते हैं? आईडी में यहाँ पे कर देते हैं फॉर एग्जांपल जावा। ओके, एंड देन लेबल, एंड लेबल के अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे जावा, एंड देन यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंपल। ओके, एंड देन लास्ट ऑप्शन भी फिल करा देते हैं। देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HTML CSS। ओके, देन हम यहाँ पे लेबल क्रिएट करेंगे एंड देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोनों ऑप्शन HTML, CSS। चलिए, ओके, इस तरह से। सो इसका आईडी जो है ये यहाँ पे फॉर एट्रीब्यूट आपको यूज करना जरूरी है। सो फॉर एट्रीब्यूट एंड देन HTML CSS जो आईडी है वही आपको यहाँ पे यूज करना है। सो देखिए जब मैं लेबल पे क्लिक करता हूँ तो वो लेबल्स क्या करते हैं? चेक बॉक्स को चेक करते हैं। एंड देन मैं यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, अब मेरा क्वेश्चन ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट यूज करता हूँ
ओके, इफ आई एम यूजिंग नेम एट्रीब्यूट, और नेम एट्रीब्यूट के अंदर अगर मैंने यहाँ पे हर जगह लिख दिया टेक्नोलॉजी, जैसे कि आपको पता है कि हमने कहाँ पर किया था, इनपुट टाइप रेडियो के अंदर किया था। ओके, TECHNOLOGY ना, टेक्नोलॉजी। ओके, सो मैंने ये नेम एट्रीब्यूट जो है ये मैंने हर जगह कॉमन लिख दिया। तो व्हाट डू यू थिंक कि एक ही ऑप्शन सिलेक्ट होगा या मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट होंगे, ये आपको बताना है। मल्टीपल ऑप्शन सर। ओके, एक ही ऑप्शन सिलेक्ट होगा। ओके, देन मल्टीपल ऑप्शन। ओके, मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट होंगे। ओके, चलो ट्राई करके देखते हैं। ओके, सो सिंपल नेम मैंने यहाँ पे सेम लिखा है, हर जगह नेम सेम है। पेज को रिफ्रेश करता हूँ एंड क्लिक करता हूँ, HTML CSS React एंड देन जावास्क्रिप्ट। ओके, बट यही सेम चीज अगर आप रेडियो में करते थे तो वहां पर एक ही ऑप्शन सिलेक्ट होता था। ओके, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके ऑल ऑप्शंस क्या कर सकते हो आप यहाँ पे क्लिक वगैरह या चेक वगैरह आप यहाँ पे कर सकते हो। सो इनपुट टाइप चेक बॉक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता आपने नेम एट्रीब्यूट के अंदर क्या वैल्यू लिखी है भाई, बिकॉज जो चेक बॉक्स है उसका प्रॉपर्टी वही है कि आप मल्टीपल ऑप्शंस को क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, एंड दैट्स व्हाई आपके यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट होते हैं। ओके, भले ही जब आप डेटा सबमिट करोगे तो नेम के अंदर क्या होगा, जो आप ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करोगे वो ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके वहाँ पे, वो तीनों ऑप्शन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, बट ऑलवेज रिमेंबर कि वो मल्टीपल ऑप्शन को ही सिलेक्ट करेगा, सिंगल ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करेगा। ओके, सो दैट इज इनपुट टाइप चेक बॉक्स। अब अभी भी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे क्या करना है कि जो जावास्क्रिप्ट है, मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये जो कोर्स है इस कोर्स में से जावास्क्रिप्ट कंपलसरी मुझे करना है, तो इसको कोई चेक बॉक्स से हटाए ना, मैं से बाय डिफॉल्ट मुझे चेक ही मिलना चाहिए। मैं जब भी मैं पेज को रिफ्रेश करूँ तो मुझे इस पे जो ब्लू टिक है वो मिलना ही चाहिए। तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं जैसे कि जावास्क्रिप्ट है। ओके, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं चेक। क्या यूज करते हैं यहाँ पे, चेक। जैसे हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे देन सी आपका यहाँ पे जो पेज जब भी रिफ्रेश होगा तब आपको जावास्क्रिप्ट पहले से सिलेक्टेड फॉर्मेट में विजिबल होगा। ओके, जहां पर भी आप चेक नाम का एट्रीब्यूट यूज करेंगे, इस वैल्यू को जब आप यूज करेंगे इनपुट फील्ड के अंदर तो पहले से आपको चेक फॉर्मेट में मिल जाएगा। जैसे HTML CSS को मुझे चेक करना है तो जस्ट आई एम यूजिंग CHE चेक हम यहाँ पे यूज करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए जब भी हम पेज को रिफ्रेश करेंगे या रिलोड करेंगे ये दो ऑप्शन आपको यहाँ पे हमेशा मिलेंगे। बट आप चाहते हो कि अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये ऑप्शन हट भी जाएगा। ओके, पर आप चाहते हो कि इस ऑप्शन को किसी ने हटाना नहीं चाहिए, वो परमानेंटली वैसे ही होने चाहिए। ओके, सो इन दैट केस फिर आपको क्या करना पड़ेगा वहां पर, तो इन दैट केस आपको यहाँ पर एक और वैल्यू होती है डिसेबल्ड। क्या होता है डिसेबल्ड, जैसे मैंने यहाँ पे JS के लिए भी लिख दिया डिसेबल्ड। अब इससे क्या होगा, जो चेक भी रहेंगे और डिसेबल मीन्स कोई इसे एडिट नहीं कर पाएगा। देखिए अब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो मैं इसे अब क्या नहीं कर सकता, मैं इसे एडिट वगैरह नहीं कर सकता बिकॉज ये वैल्यू आपकी चेक हो चुकी है और आप चाहते थे कि इसे कोई भी चेंज ना करे। बिकॉज फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, उसका कॉन्टैक्ट है तो उसको जावास्क्रिप्ट एंड HTML कंपलसरी है, देन उसके बाद React JS एंड जावा में से वो कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है। इस तरह से आपको यहाँ पे परमिशन लिखनी है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। सो अगर आप चाहते हो कि आपके पास ऑप्शन शो हो वो पहले से चेक फॉर्मेट में हो और वो डिसेबल्ड हो, ठीक है, तो उसके लिए फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चेक एंड डिसेबल यूज वगैरह कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर इंटरेक्टिविटी भी ऐड कर सकते हो, मींस जावास्क्रिप्ट पर यूज करके क्या कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल अगर आपने React JS सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिक बाकी के ऑप्शन विजिबल होने चाहिए, कुछ डिसेबल होने चाहिए। सो इस तरह से की जो लॉजिकल इंटरेक्टिविटी है वो आप जावास्क्रिप्ट के साथ क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे यूज वगैरह कर सकते हो। ओके, एंड देन जैसे कि आपको पता है कि जब भी हम कोई ऑप्शंस वाले वैल्यू यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको वैल्यू एट्रीब्यूट यूज करना होता है और इसके अंदर जो भी वैल्यू आप डेटाबेस में स्टोर करना चाहते हैं वो वैल्यू एट्रीब्यूट आप यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओके, सो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया React.js। ओके, सो इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट को यूज कर लेना है ताकि डेटाबेस में जब डेटा जाए तो वो डेटा क्या होना चाहिए, प्रॉपरली वहां पे उस वैल्यू को लेके स्टोर होना चाहिए। सो वैल्यू एट्रीब्यूट आपको ऑप्शन के वक्त ही ज्यादा यूज करना है। ओके, नॉर्मली नहीं यूज किया तो भी चलेगा, बट जब भी ऑप्शंस वाले आपका ये आता है, पैटर्न आता है, तब आपको क्या करना है, इसे यूज करना है। सो HTML, CSS। चलिए, दिस इज इनपुट टाइप चेक बॉक्स। चलिए, क्लियर है क्या? यस एवरीवन? यस यस सर। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गए आपके इनपुट टाइप्स। ओके, देन
अगर आपको क्या करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कोई फाइल जो है वो आपको अपलोड करना है, ओके, फाइल अपलोड करना है, ठीक है। अब भले ही अब HTML है, बट आप चाहते हो कि आपको कोई फाइल सिलेक्ट करना है, उसे अपलोड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पे इनपुट टाइप यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको पे रिज्यूम अपलोड करना है, ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इनपुट टाइप यूज करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल नॉट रिज्यूम, ओके, रिज्यूम बोलो या आपका प्रोफाइल बोलो, वो प्रोफाइल पे अगर आपको ओपन करना है, आपका कोई इमेज ऐड वगैरह करना है, तो उसके लिए फिर आप क्या कर सकते हो, इस तरह से यहाँ पे इनपुट टाइप का यूज कर सकते हो, ओके। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक व्यू टैग, ठीक है। यहाँ पे हम लेबल यूज कर लेते हैं, सो वी आर यूजिंग लेबल, एंड देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपलोड रेज्यूम, ओके। ये जस्ट रिज्यूम अपलोड करने का काम करेगा, ओके। ये यहाँ पर फाइल साइज कितनी होनी चाहिए ये यहाँ पे वो वैलिडेट नहीं करेगा, उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट लगेगा, ओके। सो जो भी यहाँ पे इंटरप्रेटिविटी की बात होती है, वैलिडेशन की बात होती है, एवरीथिंग रिटन इन जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट में ही वो लिखा जाता है, ओके। और वो सारी चीजें मैं आपको जब हम वहाँ पे करंट ऑपरेशन पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट में, तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप प्रीव्यू लगा सकते हो, कैसे आप फाइल को अपलोड कर सकते हो, ओके, कैसे आप वहाँ पे साइज लगा सकते हो कि 1 MB के नीचे ही साइज चाहिए, 500 KB के अंदर ही साइज चाहिए। वो मैसेज जो होने डिस्प्ले करने का काम है वो पूरा जावास्क्रिप्ट करेगा, ठीक है। तो वो हम जावास्क्रिप्ट में देखेंगे, बट जस्ट अगर आपको रिज्यूम को अपलोड करना है, ओके, तो उसके लिए जो इनपुट टाइप हम यहाँ पे यूज करेंगे वो है इनपुट टाइप 5, इनपुट टाइप 5। पेज को रिफ्रेश कीजिए, जैसे आप पेज को रिफ्रेश करेंगे, देन सी आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, और इसमें क्लिक करने के बाद जो भी आपको इमेज अपलोड करनी है उस इमेज को आप यहाँ पे सिलेक्ट वगैरह कर सकते हो, ओके। मैंने सिलेक्ट कर दिया, ये जस्ट आपका यहाँ पे फाइल सिलेक्ट हो जाएगा, और जब आप ऐड डेटा पे क्लिक करोगे तो इसका जो पाथ है वो डेटाबेस में स्टोर होगा, ओके। पर आप चाहते हो कि फाइल अपलोड करने के बाद उसका प्रीव्यू वगैरह दिखे, तो वो थोड़ा आपको जावास्क्रिप्ट में लॉजिक सोचना पड़ेगा, एंड देन वो इंप्लीमेंट आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, ओके। बट दिस इज सिंपल फाइल, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे फॉर एट्रीब्यूट हम लिख देते हैं, एंड देन हम रेज्यूम अपलोड करना चाहते थे, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेज्यूम, ओके। देन यहाँ पे हम लिख देते हैं ID रेज्यूम। सो आपको कोई PDF फाइल अपलोड करना है। अभी हुआ क्या, जब आपने इनपुट टाइप फाइल यहाँ पे सिलेक्ट किया, ओके, जब आपने इनपुट टाइप पे फाइल सिलेक्ट किया तो हुआ क्या, यहाँ पे JPG फाइल, PNG फाइल, ओके, कुछ इस तरह से HTML फाइल, आपको बहुत सारी फाइल्स आपको यहाँ पे विजिबल होगी, ठीक है। बट आप चाहते हो कि यहाँ पे क्या हो, सिर्फ आपको यहाँ पे PDF फाइल ही मिले, ओके। क्या मिले आपको, PDF फाइल। जैसे कि डाउनलोड में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे एक PDF फाइल है, बट PDF फाइल के अलावा आपको बाकी की भी क्या मिल रही है, यहाँ पे PDF फाइल्स या आपको बाकी की भी आपको यहाँ पे क्या मिल रही है, फाइल विजिबल हो रही है, ओके। यहाँ पे देखिए आपको ऑल विजिबल हो रहा है, बट आप चाहते हो कि जब आप इस इनपुट फाइल पे क्लिक करो तो सिर्फ PDF ही आपको मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, ओनली PDF, ओके। तो उसको हैंडल करने के लिए वी आर यूजिंग एक्सेप्ट एट्रीब्यूट, ओके। और इस एक्सेप्ट के अंदर आपको क्या एक्सटेंशन चाहिए, .pdf। सो लिखिए यहाँ पे .pdf, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे .pdf। अब जब मैं चूज फाइल पे क्लिक करूंगा, देन सी आपको यहाँ पे टास्क के अंदर कुछ नहीं मिल रहा है, भाई, बिकॉज अब मेरा जो फाइल का टाइप है वो PDF है, और इस टास्क फोल्डर के अंदर कहीं पर PDF अवेलेबल ही नहीं थी। बट अगर मैं डाउनलोड में जाता हूँ तो आप देखिए सिर्फ आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे सिर्फ आपको PDF ही मिलने वाली है, बाकी कुछ भी आपको यहाँ पे मिलने नहीं वाला है। वाई, बिकॉज मैंने यहाँ पे पहले से जो फाइल सिस्टम वो जो एक्सेप्ट है वो मैंने PDF लिखा है, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे कर देता हूँ .jpg, सो अगर आपने .jpg लिखा है तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ देखिए टास्क फोल्डर के अंदर जो JPG फॉर्मेट की फाइल्स है वही आपको यहाँ पे विजिबल होने वाली है, इसके अलावा कोई भी और फाइल आपको यहाँ पे विजिबल नहीं होगा। बट आप चाहते हो कि सर JPG फाइल भी आए, PNG फाइल भी आए, ओके। सो फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉमा लगा सकते हो, कॉमा, फिर से .png मीन्स आपको क्या करना है, पे एक्सटेंशन लिखना है। क्या करना है आपको यहाँ पे एक्सटेंशन लिखना है। अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, चूज फाइल पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए कस्टमाइज फाइल JPG एंड PNG, तो देखिए PNG फाइल भी आपको यहाँ पे विजिबल हो गई एंड JPG फाइल भी आपको यहाँ पे विजिबल हो रही है, ओके। अगर आपको नेक्स्ट एक्सटेंशन ऐड करना है, कॉमा प्रोवाइड कीजिए, डॉट लिखिए, और जो भी एक्सटेंशन चाहिए वो आप यहाँ पे प्रोवाइड करा दीजिए। जैसे मैंने .html लिख दिया, ठीक है। कैंसिल करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, और जब हम चूज फाइल पे क्लिक करेंगे तो सिंपल देखिए आपको यहाँ पे एक HTML का फाइल भी क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। वाई, बिकॉज यहाँ पे देखिए कस्टमाइज फाइल में .png देन JPG एंड HTML आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। सो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो, जो भी फाइल फॉर्मेट चाहिए वो आप यहाँ पे एक्सेप्ट वगैरह कर सकते हो। बट करंटली मुझे यहाँ पे रिज्यूम चाहिए, तो मेरा यहाँ पे क्या है, सिंपल एक ही फाइल है, ओके। मेरा यहाँ पे क्या है, सिंपल एक ही फाइल है, PDF फाइल। तो आप सिर्फ PDF भी क्या कर सकते हो, वहाँ पे लिख सकते हो,
ओके, सो दिस इज सिंपल इनपुट टाइप फाइल। चलिए क्लियर है कि इनपुट टाइप फाइल साइज वगैरह डिसाइड नहीं कर सकते, जस्ट एक स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं जिससे आप यूजर से फाइल को सिलेक्ट करवा सकते हो। उसके बाद फिर हम सर्वर में उसमें प्रोसेस करेंगे, उसके बाद उसको लॉजिक लिखेंगे उस स्पेसिफिक फील्ड के लिए, एंड देन वो डेटा फिर डेटाबेस में स्टोर होगा। चलिए क्लियर है क्या? यस एवरीवन, इनपुट टाइप फाइल। यस सर। ओके ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या है ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि करंटली अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो फिलहाल एक ही फाइल सिलेक्ट हो रहा है। देखिए मैं कंट्रोल प्रेस करके रखा है मैंने, आप भी ट्राई करना, मैं कंट्रोल प्रेस करके रख रहा हूँ बट एक ही फाइल सिलेक्ट हो रहा है। बट अगर मुझे एक साथ दो फाइल सिलेक्ट करने हैं तो देखिए जब आप प्रैक्टिस करोगे और इनपुट टाइप फाइल अगर आपने लिखा है ओके, और जब आप क्या करोगे यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करोगे तो आपका एक ही फाइल यहाँ पे सिलेक्ट होगा। बट मैं चाहता हूँ कि एक साथ मेरे दो फाइल सिलेक्ट हो। एक साथ मेरे कितने फाइल सिलेक्ट होने चाहिए, या एक साथ मेरे कितने फाइल अपलोड होने चाहिए? दो फाइल अपलोड होने चाहिए। तो फिर उसके लिए क्या होता है, आपको यहाँ पे क्या करना होता है, आपको यहाँ पे लिखना होता है मल्टीपल। अब अगर आपने यहाँ पे देखा होगा इस बटन का नाम, तो बटन का नाम क्या है? चूज फाइल। ओके, अब जैसे ही हम क्या करेंगे यहाँ पे एक वैल्यू हम यूज करेंगे मल्टीपल, आई एम यूजिंग मल्टीपल, तो यहाँ पे चूज फाइल्स चेंज हो जाएगा फाइल्स के साथ। ये जो फाइल है ना इसके आगे देखना एस लग जाएगा। जैसे हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे देन सी यहाँ पे एस आ चुका है। क्या किया मैंने? सिंपल मल्टीपल लिखा। अब इसका मीनिंग क्या है कि यू कैन सिलेक्ट मल्टीपल फाइल्स, सो सिलेक्ट करो। अब जब मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके रखा है तो मैं एक साथ कितनी भी फाइल क्या कर सकता हूँ यहाँ पे सिलेक्ट वगैरह कर सकता हूँ। एक साथ 4 फाइल सिलेक्ट होगी, ओपन कीजिए, उन चारों फाइल्स के नाम जो है वो आपको यहाँ पे डायरेक्टली विजिबल हो जाएंगे और एक साथ आप 4 फाइल भी अपलोड वगैरह कर सकते हो। ओके, सो उसके लिए क्या यूज करना है? मल्टीपल आपको यूज करना है। ओके, मल्टीपल क्या करना है आपको यहाँ पे यूज करना है। तो मैं यहाँ पे अपलोड फाइल लिख देता हूँ लेबल का नाम। तो इस तरह से जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यू कैन अपलोड मल्टीपल फाइल। और जो भी आपको यहाँ पे एक्सटेंशन प्रोवाइड करना है, एक्सेप्ट के अंदर .jpg लिखिए, .png लिखिए, जो भी एक्सटेंशन चाहिए वो आप यहाँ पे लिख दो। उस एक्सटेंशन के बिहाफ पे आपका जो फाइल है वो वहाँ पे आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओके, दिस इज HTML। तो ये जस्ट बेसिक फाइल को अपलोड करने का काम करेगा। एंड जब आप डेटा स्टोर करोगे तो डेटाबेस में उसका पाथ स्टोर होगा कि आपने उस फाइल को कहाँ से सिलेक्ट किया है। ओके, बट इसको बैकएंड के अंदर काफी डिफरेंट वे से हम हैंडल करते हैं। सबसे थोड़ा लिटिल बिट डिफिकल्ट पार्ट होता है ये बैकएंड के अंदर हैंडल करने के लिए, बिकॉज वहां पर आपके इनकोडिंग लैंग्वेजेस होती है, PDF फाइल चाहिए, JPG फाइल चाहिए, उसका कैसे डिस्प्ले करना है, कितने बाइट में स्टोर करना है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट होता है फाइल को अपलोड करना। ओके, वो देखेंगे हम आगे, बट करंटली HTML के अंदर आप इस तरह से इसे यूज वगैरह कर सकते हो। चलिए क्लियर है सब? सर हाँ बोलिए। सर अपन जब फाइल अपलोड करते हैं तो एरर मैसेज आता है कितनी के बीच चाहिए, उतनी के बीच चाहिए, ऐसा कौन सा ये मैसेज भी आता है? लिख सकते हैं। एरर का मैसेज आता है, मतलब ज्यादा बड़ी साइज की डाली तो हाँ, एरर मैसेज शो कर। यस, वो भी जावास्क्रिप्ट से। मींस आपको क्या करना पड़ेगा वहाँ पे, जब भी आप इस फाइल को टारगेट करोगे तो यहाँ पे जो आईडी लिखा है ना, इस आईडी को आपको जावास्क्रिप्ट में टारगेट करना पड़ेगा। एंड देन उसके लिए फिर आपको एक लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी। एंड देन वहाँ पर आपको उसका साइज हो गया वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, कि मुझे 500 KB के अंदर चाहिए। सो इफ योर फाइल इज ग्रेटर देन 500 MB और सॉरी 500 KB, देन आपको एरर का मैसेज आना चाहिए। सो उस तरह से लॉजिक लिख के फिर आपको एरर का मैसेज शो कर सकते हो। तो ये पूरा आपका जो वैलिडेट है ना, इस वैलिडेट के अंदर जो इफेंस है, इस इफेंस के अंदर ही आपको वहाँ पे कोड उसे लिखना पड़ेगा। एंड देन उसके अंदर कोड लिख के फिर आप क्या कर सकते हो, उस एरर मैसेज को, उस फाइल को अपलोड करना है या नहीं करना है, वो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिसाइड वगैरह आप कर सकते हो। ओके, क्लियर है सबको? यस एवरीवन? यस सर। ठीक है। अब इसके अलावा और भी इनपुट टाइप होते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि उनकी आपको मींस उन इनपुट टाइप्स की आपको जरूरत है। ओके, बट मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल एक इनपुट टाइप सर्च होता है। ओके, मींस अगर आपको कुछ सर्च करना है, वो आपको सर्च करने की परमिशन आप कुछ जैसे पे टाइप कर सकते हो, वो आपको ऑटोमेटिक सर्च करके नहीं देगा। ओके, सो एक इनपुट टाइप सर्च होता है। जस्ट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जस्ट देख लो यहाँ पे, एक सेकंड में नीचे कहीं पर लिख देता हूँ उसे। नॉट इम्पोर्टेंट बट ठीक है। जब आप आगे चल के कोई एप्लीकेशन क्रिएट करोगे तो आप चाहते हो कि यूजर वहाँ पे आके डेटा क्या करे, सर्च करे, किसी का नाम सर्च करे या कोर्स को सर्च करे। सो आप यहाँ पे टाइप यूज कर सकते हो एंड देन आप यू आर यूजिंग सर्च। ओके, जैसे हम पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक इनपुट फील्ड आ गया और इसके अंदर मैं कुछ भी टाइप करूँ तो ऑटोमेटिक आपको एक क्रॉस मार्क मिलता है। सिंपल, बस इतना ही है। ओके, सो जब भी हम पेज को यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे एंड देन हम यहाँ पे कुछ
लिखेंगे इस तरह से, तो आपके यहाँ पे क्या होगा, सिंपल आपको यहाँ पे इस तरह से क्रॉस मार्क आपके यहाँ पे विजिबल होगा, एंड जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप उसे इरेज वगैरह कर सकते हो। तो वो होता है इनपुट टाइप सर्च। ओके, तो सर्च का आपको यूज करना है, आप सर्च यूज कर सकते हो। ओके, उसके बाद शायद से एक सेकंड, इनपुट टाइप कलर भी होता है। ओके, सो इनपुट टाइप कलर, ठीक है। तो इनपुट टाइप कलर में क्या होता है कि आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जो भी यहाँ पे कलर चाहिए उसका आरजीबी कोड। ओके, सो आरजीबी का लॉन्ग फॉर्म होता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ओके, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अब इस सीरीज में आपको बताऊंगा आरजीबी कलर क्या होता है। तो आपको जो भी यहाँ पे आरजीबी कलर का कोड चाहिए, ओके, वो आरजीबी कलर का कोड वगैरह क्या कर सकते हो, ऐसे ले सकते हो। ओके, सो इस तरह से इनपुट टाइप अगर कलर आप यूज करते हो तो आपको यहाँ पे आरजीबी कोड मिल जाएगा। ओके, एंड देन आप उसे क्या कर सकते हो, यूज वगैरह इजिली कर सकते हो। तो यहाँ पे मल्टीपल टाइप के आपको कोड मिलते हैं। आरजीबी होता है, एचएक्स कलर होता है, एचएसएल कलर होते हैं। ओके, तो कलर के मल्टीपल टाइप है, बट मोस्टली हम क्या करते हैं, मोस्टली हम यहाँ पे हैश फॉर्मेट यूज करते हैं या तो हम आरजीबी कलर को यूज करते हैं। ओके, तो वो सीएसएस में देखेंगे, बट इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो आपको कलर चाहिए वो कलर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट वगैरह इजिली कर सकते हो। दैट इज इनपुट टाइप कलर, ठीक है। उसके बाद एक इनपुट टाइप रेंज भी होता है। हाँ, रेंज। ओके, पेज को रिफ्रेश करते हैं। सो अगर आपको इस तरह से रेंज वगैरह इंक्रीज करनी है, कुछ कुछ जो वेब एप्लीकेशंस होते हैं वहां पर होता है कि जैसे कि आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज डिस्प्ले करनी है। ओके, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जैसे कि सैलरी सिलेक्ट करना है, इस तरह से रेंज वगैरह सिलेक्ट करना है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, इनपुट टाइप रेंज का यूज वगैरह कर सकते हो। ओके, सो इनपुट टाइप रेंज भी होता है, बट इसका यहाँ पर यूज नहीं होता है। जब आप एक और वेब एप्लीकेशन बनाओगे वहां पर आपको सैलरी या फॉर एग्जांपल कुछ रेंज आपको सिलेक्ट करनी है 500 से लेके 10,000 तक, इस तरह से कुछ डेटा सॉर्ट वगैरह करना है, तो इन दैट केस वी आर यूजिंग इनपुट टाइप रेंज। तो जहां पर उनकी जरूरत पड़ेगी हमको, तब हम क्या करेंगे, सिंपल उसे यूज हम यहाँ पे करेंगे। बट इसके अलावा और तो कोई हम यूज नहीं करते, काफी रेयरली हम क्या करते हैं, बाकी की चीजें यूज वगैरह करते हैं। और एक होता है इनपुट टाइप नंबर। अब जैसे कि हमने मोबाइल नंबर को एंटर करने के लिए इनपुट टाइप नंबर यूज नहीं किया। ओके, इनपुट टाइप नंबर क्या नहीं किया, सिंपल हमने यहाँ पे यूज नहीं किया, तो आप इनपुट टाइप नंबर को भी यूज वगैरह कर सकते हो। ठीक है, नंबर में क्या होता है, आप नंबर भी लिख सकते हो। ओके, एंड देन इस तरह से आप नंबर को इंक्रीज वगैरह कर सकते हो। ओके, बट आप यहाँ पे कहीं पर अल्फाबेट नहीं लिख सकते। ओके, सो वी नेवर यूज अल्फाबेट्स हियर। जस्ट आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको इस तरह से ड्रॉप डाउन मिलता है, आप इसे इस तरह से इंक्रीज कर सकते हो, एंड इस तरह से आप यहाँ पे डिक्रीज वगैरह कर सकते हो। तो इनपुट टाइप नंबर है वो भी आप यहाँ पे यूज वगैरह कर सकते हो। ओके, दिस इज इनपुट टाइप नंबर। एंड लास्ट, इनपुट टाइप इमेज। अब ये जो इनपुट टाइप इमेज है, ये बेसिकली काम करता है सबमिट बटन का। ओके, ये जो इनपुट टाइप इमेज है ये बेसिकली काम करता है सबमिट बटन का, तो हम इसे यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे बटन के अंदर यूज करेंगे। ओके, बट मुझे उसके लिए क्या लगेगा, एक सबमिट इमेज लगेगा। सो सबमिट बटन इमेज, ठीक है। तो कोई भी एक आप इमेज ले लो ऐसे, अगर पीएनजी इमेज हो तो बेटर है, ट्रांसपेरेंट। ये कोई भी आप एक इमेज ले लो जो आपको चाहिए वो, देन उस इमेज को यूज करके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपका जो डेटा है उसे सबमिट कर सकते हो। लॉगिन वगैरह मांग रहा है, ठीक है, एक काम करते हैं, हम यहाँ पे नॉर्मली इमेज ले लेते हैं, कुछ भी इसी ले लेते हैं। ओके, सो राइट क्लिक, सेव इमेज एज, उस इमेज को मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, एंड देन इमेज को हम यहाँ पे सेव करेंगे इमेजेस के अंदर। ओके, और उसको मैं यहाँ पे नाम देता हूँ सबमिट, ये भी करके हम लिख देते हैं। चलिए, इमेज को मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया है। देन इसके बाद मैं यहाँ पे बटन है, इसी बटन में यूज कर लेता हूँ इसे। सो इनपुट टाइप इमेज। ओके, चलिए, सो हम यहाँ पर आते हैं, हमारे फाइल पे, पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए, जैसे हमने यहाँ पे इनपुट टाइप इमेज यूज किया, ऑटोमेटिक इसको जो इमेज है वो आपको ब्रेक इमेज दिख रहा है, और उसका जो ऑटोमेटिक अल्ट कैप्शन है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है सबमिट। मींस बेसिकली अगर मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो ये जैसा आपका सबमिट बटन काम करता है ये उसी तरह से वर्क करता है। बट अगर आप चाहते हो कि इमेज फॉर्मेट में आपको क्या करना है, वहाँ पे सबमिट बटन को शो करना है, तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह से इनपुट टाइप इमेज वगैरह आप यहाँ पे यूज वगैरह कर सकते हो। और उस इमेज का पाथ प्रोवाइड करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे वी आर यूजिंग src डॉट स्लैश
डबल डॉट स्लैश, देन यहाँ पे इमेजेस, और इमेजेस में जो इमेज आपने यहाँ पे यूज किया है उस इमेज को यहाँ पे लिख दो, दिस इज सबमिट इमेज। ओके, अभी इमेज काफी बड़ा है, ऑब्वियस है। सर हाँ बोलिए। एक डबल डॉट स्लैश क्या वर्क करता है? ओके, सो बेसिकली क्या होता है ना कि फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर फाइल फोल्डर जो है, ओके बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मेरे पास इस तरह से मल्टीपल फाइल्स है और फोल्डर है। अब अगर मैं क्या करता हूँ डॉट स्लैश लिखता हूँ तो करंटली मैं कौन से फाइल के अंदर हूँ, करंटली मैं वेबडेव फाइल के अंदर हूँ, दिस माय फोल्डर, इस फोल्डर के अंदर करंटली मैं अवेलेबल हूँ। ओके, बिकॉज देखिए वेबडेव के अंदर आपको पूरा डेटा यहाँ पे मिल रहा है। जब मैं इसे क्लोज करूंगा पूरी तरह से क्लोज हो गया। सो अगर मैं चाहता हूँ कि करंट फाइल लोकेशन ओपन हो, अब करंटली मेरा फाइल है contact.html, contact.html कहाँ पर है, HTML फॉर्म के अंदर। सो मैं चाहता हूँ कि करंटली मैं उस करंट फोल्डर के अंदर हूँ, तो अगर मुझे करंट लोकेशन ओपन करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डॉट स्लैश लिखते हैं, डॉट स्लैश। अब इससे क्या हो गया, जो मेरा फोल्डर है, कौन सा फोल्डर, वेब HTML फॉर्म, ये फोल्डर मेरा करंटली यहाँ पे ओपन हो चुका है, बिकॉज यहाँ पर एक ही फाइल देखिए आपको देखने को मिल रही है, contact.html, बट बाकी की जो फाइल्स है वो कहाँ पर है, इस फोल्डर के बाहर है, जो करंट फोल्डर है HTML फॉर्म उसके बाहर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल डॉट स्लैश लिखते हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, करंट फोल्डर से बाहर आ सकते हैं। तो देखिए जो करंट डायरेक्टरी है, करंट डायरेक्टरी से हम क्या हो गए, बाहर आ गए। अब जैसे हम यहाँ पे बाहर आ गए तो देखिए आप कौन से फोल्डर में आ गए, अब हम यहाँ पे इस वेबडेव फोल्डर में आ चुके हैं, जिसके अंदर देखिए HTML फॉर्म, इमेज, टास्क, ये आपके मल्टीपल फोल्डर आपके यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। इस तरह से अगर आपको इस फोल्डर के भी बाहर आना है तो फिर से डबल डॉट स्लैश लिखो, आप इस फोल्डर के भी बाहर आ जाओगे। ओके, मिस करंट डायरेक्टरी के बाहर अगर आपको आना है तो फिर आप क्या करते हो, डबल डॉट स्लैश लिखते हो, और अगर आपको करंट डायरेक्टरी ओपन करनी है, ओके तो फिर आप क्या करते हो, डॉट स्लैश लिखते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लगा तो। So if you are using dot slash in VS Code, okay, यहाँ पे VS Code की बात हो रही है, बाकी कहीं पर वर्क करता है नहीं, तो डॉट स्लैश अगर होता है तो करंट डायरेक्टरी ओपन होती है या करंट फोल्डर ओपन होता है। ओके, बट जब आप डबल डॉट स्लैश यूज करते हो इन VS Code तो क्या होता है, वन फोल्डर बैक आप चले जाते हो। ओके, सो वन फोल्डर बैक, एक डायरेक्टरी आप पीछे चले जाते हो। ओके, तो इस तरह से यूज करते हैं। अगर आपको दो फोल्डर पीछे जाना है, डबल डॉट स्लैश फिर से डबल डॉट स्लैश। ओके, सो इससे क्या हो जाएगा, इन VS Code आप 2 फोल्डर पीछे चले जाओगे, 2 फोल्डर बैक। ओके, तो इस तरह से क्या होता है ना, आपको प्रोवाइड करना होता है, बिकॉज जब आप रिएक्ट जैसा लाइब्रेरी यूज करते हो या एंगुलर यूज करते हो तो उसका बहुत बड़ा फोल्डर स्ट्रक्चर होता है, और उस फोल्डर स्ट्रक्चर में मल्टीपल फाइल्स होती है, बहुत सारा डेटा होता है। तो कोई इमेजेस हो गई, कोई स्टैटिक फाइल हो गई, वो हम किसी एक स्पेसिफिक फोल्डर में डालते हैं, वहां से हमको उस इमेज को लेके आना है। तो पाथ प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से डबल डॉट स्लैश इसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। चलिए क्लियर है। सो इसलिए हम यहाँ पर इमेज में आए और यहाँ पर आ गए, तो आपको इमेज आपको यहाँ पे मिल गया। चलिए क्लियर है क्या, यस एवरीवन? यस सर। ओके, चलेगा। अब इसके अलावा अगर कोई इनपुट टाइप हो पेंडिंग तो आप एक बार देख लेना। ओके, बट मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा और भी कोई इनपुट टाइप आपको यूज करने की जरूरत है। जितने भी हमने देखे हैं यहाँ पे इतने इनपुट टाइप हम यूज करते हैं। ओके, और आप कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब आप बनाओगे तो इसी इनपुट टाइप के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप क्या कर सकते हो, क्रिएट वगैरह कर सकते हो। ओके, सो दिस इज HTML फॉर्म। अब ये जस्ट आपने जो क्रिएट किया ये था सिंपल आपका स्ट्रक्चर। ओके, अब तक जो भी आपने क्रिएट किया ये जस्ट आपने अब तक क्रिएट किया स्ट्रक्चर। अब इसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अगर मुझे क्या करना है, काफी अच्छे से मॉडिफाई वगैरह करना है, तो फिर उसके लिए आपको यहाँ पे स्टाइलिंग को वगैरह यूज करना पड़ेगा। ओके, तो आज हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं, एंड देन कल क्या करेंगे, हम इसी HTML फॉर्म की स्टाइलिंग को प्रोवाइड करेंगे। मींस इसी फॉर्म को हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, बैकग्राउंड कलर लगाएंगे। ये जो आपको प्रॉपर फॉर्मेट में स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, इसी प्रॉपर फॉर्मेट को हम क्या करेंगे, प्रॉपर स्ट्रक्चर लाएंगे। ओके, एंड देन प्रॉपर डेटा हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ओके, बटन को कलर करना है, कौन कौन सी CSS प्रॉपर्टीज यूज होती है। ओके, तो वो सारी चीजें हम कल के सेशन के अंदर कवर करेंगे। ओके, तो मैंने आपको क्या किया है, नोट्स के अंदर कुछ रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको प्रोवाइड किया है प्रैक्टिस के लिए। ओके, ये तो हमारा ही था। देन यहाँ पे देखिए आपको इस तरह से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। अब यहाँ पर इन्होंने जो जेंडर है यहाँ पर मेल, फीमेल, अदर इस तरह से लिखा है। सो जो हमने हमारे फॉर्म के अंदर लिखा है वो कहाँ पर है, एक सिंगल लाइन के अंदर है। ओके, सो मैं चाहता हूँ कि इसको 1 by 1 एक के नीचे एक करना है। कैसे करेंगे हम बताइए।
ब्रेक ब्रेक टैग सिंपल ब्रेक टैग यूज करके। ओके, तो ब्रेक टैग यूज करके हम उसे इंप्लीमेंट वगैरह करते हैं। ओके, देन उसके बाद आपको यहाँ पे एक और रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा। ओके, देन आपको यहाँ पे पता है कि अंडरलाइन कैसे लाते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने प्रॉपर स्ट्रक्चर मेंटेन किया है। ओके, अब इस तरह से प्रॉपर लेबल एक साइड में होनी चाहिए, आपका इनपुट फील्ड एक साइड में होना चाहिए। ओके, तो ये भी हम क्या करेंगे, सिंपल HTML की जो CSS प्रॉपर्टीज है, CSS की CSS प्रॉपर्टीज है, उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पर एक और रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसका बैकग्राउंड में आपको एक ग्रे कलर का शेडो दिख रहा है। सो ये भी आप क्या कर सकते हो, स्टाइलिंग के थ्रू अप्लाई वगैरह कर सकते हो। ओके, तो अब जो भी स्टाइलिंग है वो आज नहीं करते बिकॉज काफी ज्यादा हो जाएगा वो कंटेंट, तो हम क्या करेंगे, इसे कल डिस्कस करेंगे। ओके, और कल एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम क्रिएट करेंगे। इस मोस्टली CSS की जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो कल हम डिस्कस करेंगे। ओके, एंड देन वो होने के बाद फिर मैं आपको कुछ और HTML फॉर्म प्रोवाइड करूंगा। देन फिर आप क्या कर सकते हो, आपका स्टाइलिंग यूज करके उन्हें क्रिएट वगैरह कर सकते हो। चलिए, कोई डाउट है किसी को? जो भी आज सेशन हुआ है हमारा, यस एवरीवन, जस्ट हमने स्ट्रक्चर बनाया है, CSS अभी इंप्लीमेंट नहीं किया है। सो दिस इज स्ट्रक्चर, और इस तरह से आपको क्या करना होता है, HTML फॉर्म क्रिएट करना होता है। हर एक एट्रीब्यूट आपको प्रॉपरली यूज करना होता है, मैक्स लेंथ, मिन लेंथ। ओके, तो दिस इज सिंपली योर HTML फॉर्म। चलिए, क्लियर है क्या? यस एवरीवन। यस सर। तो उसमें मैं यहाँ पर पुराने कोड में ही नया कोड अपडेट करा देता हूँ। ओके, और जो भी जितने भी हमने इनपुट टाइप पढ़े हैं उसका थ्योरेटिकल पार्ट भी मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। आज जस्ट मैं बाहर गया था इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला वो अपडेट करने के लिए, बट आपके नोट्स में मैं बाकी का जो पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट, वो मैं आपको अपडेट करा देता हूँ। ओके, जैसे इनपुट टाइप रेडियो के बारे में इंफॉर्मेशन, चेकबॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन। ओके, तो दिस इज सिंपली योर HTML कोड, तो प्रैक्टिस कीजिए। देन ये कुछ रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इस तरह से रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने का ट्राई कीजिए, और जो भी स्टाइलिंग है वो कल हम इंप्लीमेंट करेंगे। थोड़ा सा कुछ एनिमेशन इफेक्ट्स लगाएंगे। ओके, ताकि और इंटरेस्टिंग और काफी इंटरेक्टिव हमारा फॉर्म लगे। तो मोस्टली कल से हम CSS स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, ओके ये डाउनलोड का ऑप्शन में दिया नहीं है, बट अगर आपको डाउनलोड करना है तो मैं ऑप्शन अवेलेबल करा देता हूँ, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। ओके, यस, ठीक है, मैंने और डाउनलोड का ऑप्शन दिया नहीं है, यहाँ पे शेयर में होता है। एक बार मैं चेक करता हूँ तो आप उस नोट्स को डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। ठीक है, चलेंगे। यस, और कोई समझ में आ रहा है सबको? यस एवरीवन। यस सर। ओके, ठीक है। अब देखिए, पहले से जिनको HTML आता है ऑब्वियस इनको, कुछ लोगों को लगता होगा कि यार पता है, ठीक है, तो बट जिनको नहीं पता है उनके लिए मुझे यहाँ पे थोड़ा डिटेल में और लेना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ, बट सबकी सबसे हम यहाँ पे सारी चीजें 1 by 1 कंप्लीट करनी है। चलिए, ठीक है फिर, और बाकी तो डिटेल जो है वो आपको इस नोट्स के अंदर ही मिली जाएंगी। हाँ, यस यस, बूटस्ट्रैप एंड टेलविंड CSS दोनों भी हम लेंगे। यस यस, बिकॉज अब कोई कंपनी के अंदर बेसिक HTML से नहीं लिखता है डायरेक्टली, फ्रेमवर्क का ही मोस्टली यूज करता है। बट वो फ्रेमवर्क को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, फिर बेसिक HTML CSS पता होना चाहिए। सो वो भी हम लेंगे, बिकॉज कंपनी के अंदर आप टेलविंड CSS या बूटस्ट्रैप सबसे ज्यादा यूज करते हो। ओके, चलिए, ठीक है। सो कल सेम टाइम पे ज्वाइन करना है, और जो भी आपके दोस्त लोग ऐड नहीं हुए थे उनको एक बार रिकॉर्डिंग देखने लगा लीजिए। ओके, एंड देन कल 6